तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, ठीक है। और देखते हैं कि आज के सेशन में जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। आज आपका 68 नंबर सेट का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने में है और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और हमको लगता है कि जो बच्चे मेरी क्लासेस को वॉच करते होंगे उनके लिए क्वेश्चन 1 सेकंड का क्वेश्चन है आंसर। कहिए कैसे? तो एक रासायनिक समीकरण आपको दे रखा है और वो हमारा बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराया गया। ये आपको क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड पढ़ेंगे, इसका जलीय विलयन है और ये हमारा किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं जिसको H2SO4 कर दिया गया। अब जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो हमारा क्या बना? तो इससे जो प्रोडक्ट बना मेरे भाई वो हमारा BaSO4 का निर्माण हुआ और साथ ही साथ इससे हमारा यहां पर HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारा अलग चला गया। आप इस इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखिएगा तो आप कहेगा मेरे भाई इसमें से कौन सा रिएक्शन हमारा हो सकता है? सबसे पहला रिएक्शन हमारा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एडिटिव रिएक्शंस में हमेशा केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट हमारा कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई एडिशन रिएक्शन हमारा होता है तो याद रखना योगात्मक अभिक्रिया जोड़ने की जब बात आती है तो जोड़ करके एक ही प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन यहां पर तो दो दो प्रोडक्ट हो गए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि आंसर करें। आगे चलते हैं, अगले की बात करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया है क्या? तो अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कहते हैं। आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होता है, जो हमें प्रेसिपिटेट देता है, ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंतर्गत मिलता है। कहां पर मिलेगा? तो जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की हम बात करेंगे तब मिलता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो ये जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हम इसी को कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो यहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है इससे हमेशा क्या मिलेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि अवक्षेप मिलता है, यानी कि प्रेसिपिटेट मिलता है। अवक्षेप कहने का मतलब हमारा क्या होगा? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इससे अवक्षेप मिलता है, अवक्षेप प्राप्त होता है और अवक्षेप हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये अवक्षेप हमें अगर प्राप्त होता है तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप डायरेक्ट कह सकते हो मिलेगा। और अगर अवक्षेप हमें मिलता है तो उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या? तो जो रिएक्टेंट साइड हमारा होता है जिसको अभिकारक साइड हम कहते हैं, इस इधर हमारा क्या होगा? तो कहेंगे 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है। कितनी बार? तो 2 बार होगा। आप कहेगा सर कैसे आयंस का आदान प्रदान होगा? तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखिएगा तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि ये जो हमारा बेरियम है ये सल्फेट के साथ चला गया और ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ चला गया, तभी तो ये कंपाउंड बना है। हाइड्रोजन मिल गया तो HCl बन गया और BaSO4 मिल गया। इसका मतलब इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर का इधर हो गया और इधर वाला इधर आ गया, यानी कि कहने वाला 2 बार आयंस का आदान प्रदान हुआ। तो हम इसको कह दिए कि यहां पर हमारा ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगर ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। यहां जो अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ है वो अवक्षेप हमारा BaSO4 के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग बेरियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हमारा ठोस रूप में होगा, ठोस के रूप में मौजूद होता है। तो अवक्षेप कभी भी होगा तो लिक्विड नहीं होगा, गैस नहीं होगा, ये हमेशा ठोस ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये अवक्षेप हमेशा ठोस ही होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कई बार ये भी पूछता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन के अगर आंसर आपको ढूंढने हैं तो आप कहेंगे सर एक तो हमारा बी आंसर यहां पे राइट हो गया। दूसरी बात, ये रिएक्शन हमारा कैसा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो मेरे भाई रिजोल्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग यहां पर बात नहीं करेंगे, ये हमारा यहां पर अलग करने की विधि नहीं है। तो इस डायरेक्ट हम लोगों को दिख रहा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम लोगों को दिख गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है मेरे भाई कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, किसको? तो जल की बात हो रही है और इसको क्या करने के लिए? तो जीवाणु रहित बनाने के लिए। जीवाणु रहित कहने का मतलब है उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा उसको खत्म करने की बात आएगी। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर मेरे भाई इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हमारे आंसर्स क्या होंगे? जीवाणु रहित कहने का मतलब है यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे? तो हम लोग बैक्टीरिया को मारने की बात करेंगे। तो क्या धोवन सोडा से हो सकता है?
धोबन सोडा का रन सोडा नहीं बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। बेकिंग सोडा को बेकिंग सोडा पढ़ते हैं, धोबन सोडा को वॉशिंग सोडा पढ़ते हैं, ये आपको इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है। वॉशिंग सोडा की हम बात करते हैं, ये वॉशिंग सोडा हमारे डिटर्जेंट वगैरह में होता है, और वॉशिंग सोडा से हम लोग क्या करते हैं, पानी को सॉफ्ट बनाते हैं, जो हार्ड पानी होता है। बेकिंग सोडा होगा, ब्लीचिंग पाउडर हमारे राइट आंसर्स होंगे। एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि जब हम लोग विरंजक चूर्ण की बात करते हैं, जिस ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, CaOCl2 होता है, और इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीक्लोराइड अगर कह दे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी ब्लीचिंग पाउडर के अंतर्गत हमारा क्या होता है, तो इसी में ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा, तो यहां पर ब्लीचिंग एजेंट होता है, और वह ब्लीचिंग एजेंट हमारा किस रूप में होगा, तो क्लोरीन के रूप में होता है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया को मारने का काम हमारा ये क्लोरीन ही करता है। इसलिए आप देखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि कहीं पर, जैसे कि आप ऐसे समझिए स्विमिंग पूल वगैरह होता है, तो स्विमिंग पूल वगैरह में देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर बीच बीच में डालते रहता है, और ब्लीचिंग पाउडर अगर डालते रहेगा तो उसमें क्लोरीन जाते रहता है। वैसे में जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया तो मर जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें रेगुलर बेसिस पर अगर आप नहाते हैं तो आपका बॉडी पूरा काला हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोरीन जो होता है आपके बॉडी को काला कर देता है। तो ध्यान रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर से ये होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया को मारता है। दूसरी बात आपको समझना है कि अगर हम यहां पर बात करते हैं, धोबन सोडा की बात करते हैं, तो धोबन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये Na2CO3, और साथ में हमारा पानी के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 10 मॉलिक्यूल्स होता है। ये हमारा क्या होता है, यहां पर सोडियम कार्बोनेट भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर सोडियम कार्बोनेट की हम बात करेंगे, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया। और इस सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका उपयोग यानी इसका इस्तेमाल करने की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है ना, पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है, कठोरता को क्या करते हैं, तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, दूर करने के लिए हम लोग यहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, चूंकि ये कई बार क्वेश्चन आता है। पर पानी की कौन सी कठोरता की बात करेगा, अस्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस जिसको हम लोग कहते हैं, जो पानी को गर्म करने से खत्म नहीं होता, उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, अब यहां पर ध्यान रखना है कि अगर बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल पाव रोटी वगैरह में किया जाता है। मार्केट में आप देखते होंगे डबल रोटी, पाव रोटी, अगर इस तरह का चीज आप मार्केट में खाते हैं तो देखिएगा उसमें भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या फिर खाने पीने की चीज में भी बेकिंग सोडा को मिला दिया जाता है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि और इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके याद रखना फायर एक्सटिंग्विशर भी बनाया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा निकलता है जब वो H2SO4 या HCl के साथ प्रतिक्रिया करता है तब। अगला है कि कौन सी धातु, ये भी फेमस क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन निकालेगी, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि ठंडे जल के साथ रिएक्शन कौन करेगा, तो ठंडे जल के साथ रिएक्शन हमारा पोटासियम करेगा, क्योंकि पोटासियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हमारा कौन होता है, तो कहेंगे पोटासियम होता है, उसके बाद ही हमारा सोडियम होता है। तो पोटासियम हमारा हाईली रिएक्टिव होता है, और ये हमारा धातु के रूप में होता है। जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, वो भी कैसा पानी, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेगा, तो वैसी परिस्थिति में इससे हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कॉपर की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं, प्लेटिनम की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, ये सब लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो आपको एक ध्यान रखना है मेरे भाई कि अगर हम लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की अगर बात करें ना, तो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में कुछ चीज आपको ध्यान रखना है। ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारे क्या क्या है। अगर हम यहां पर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसमें हमारा कौन होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा सोना होगा, इसमें हमारा चांदी होगा, इसमें हमारा कॉपर होगा, इसमें हमारा प्लेटिनम होगा। ये सब जल्दी आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन नहीं करता है, ये सब लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है। ये एग्जांपल जरूर इसके याद रखेंगे। इससे कहीं ज्यादा हमारा हाइड्रोजन हमारा रिएक्टिव होता है, और
अगर हम पोटासियम की बात करते हैं, ये तो हाईली रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे आप सोना वगैरह पहनते हैं तो देखिएगा जो सोना वगैरह हमारा है, इस सोने को अगर पहनते हैं, बारिश में भी आप घूमते हैं, तो सोना पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम लिस्ट रिएक्टिव होता है, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये लिस्ट रिएक्टिव के कारण ये छट गया, और कॉपर भी हमारा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आता है, इसलिए ये भी हमारा छट गया। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो आप पोटासियम ही करते, दूसरा कोई ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब कॉपर के साथ में क्या होता है, तो कॉपर ठंडा पानी के साथ तो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कॉपर हवा के साथ रिएक्शन करता है। आप देखिएगा मेरे भाई कि अगर आप पीतल का बर्तन यूज करते हैं तो पीतल में तो कॉपर भी होता है। जब आप पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा कुछ दिन अगर पीतल के बर्तन का आप इस्तेमाल करते हैं तो देखिएगा पीतल के ऊपर में काला, आपको ग्रीन कलर का जो होता है एक लेयर चढ़ जाता है, जिसको कॉपर के कार्बोनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपको यहां पर ध्यान रखना मेरे भाई कि कॉपर का कार्बोनेट ही ग्रीन कलर का होता है, जो कि उसके ऊपर लेयर चढ़ जाता है, फिर बाद में उसको हम लोग को हटाना पड़ता है, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट हमारा एक क्षार होता है। तो अगर नींबू से भी आप रगड़िएगा तो नींबू में एसिड है तो उसको छुड़ा देगा, क्योंकि क्षार को कौन खत्म करेगा, तो एसिड करता, अम्ल करता है। तो यहां पर वही क्वेश्चन है, कॉपर हमारा किसके साथ, तो कॉपर को वायु में खुला रखते हैं, हवा के साथ, पानी के साथ नहीं, हवा के साथ अगर रखते हैं तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो इसकी यहां पर इसकी भूरी चमकीली सतह जो होगी, जो भूरी चमकीली सतह होगी, वो धीरे धीरे क्या करती है, अपनी चमक को खो देती है, और धीरे धीरे करके देखिएगा कि उस कॉपर वाले बर्तन के ऊपर में देखिएगा, पीतल वाले बर्तन के ऊपर में देखिएगा एक हरा रंग का परत जम जाता है। और उसी हरे रंग की परत की बात कही गई है। ये हरा रंग का जो परत हमारा बनता है ना, ये हमारा क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कॉपर कार्बोनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमारे एनवायरनमेंट में पानी की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा है, हमारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन गैस है, हमारे एनवायरनमेंट में अगर कॉपर को निकाल कर रख देते हैं तो वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो जो हरा पदार्थ हमारा बनेगा वो कौन सा होगा, कहीं यहां पर कॉपर कार्बोनेट का होगा, और यही ग्रीन कलर का होता है। बाद में इसको अगर आप हटाते हैं तो आप एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर ये खत्म होता है। आप इसके रिएक्शंस को भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा ये कॉपर है, और हमारे एनवायरनमेंट क्या है, तो कहेंगे यहां पर H2O है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, तो ऑक्सीजन है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब इन सभी का रिएक्शन होता है इस कॉपर के साथ में, चूंकि ये लिस्ट रिएक्टिव तो है, लेकिन धीरे धीरे जब इसके साथ इसके रिएक्शन होता है तो ये हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा, और साथ ही साथ ये कॉपर कार्बोनेट हमारा बना लेता है, और यही कॉपर कार्बोनेट आपको यहां पर ग्रीन परत देता है, यहीं पर आपको ग्रीन परत यहां पर चढ़ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये हमारा कॉपर का कार्बोनेट का परत होता है, और बाद में आप कहेंगे ये हमारा किस प्रकृति का होगा, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर ये क्षार है, इसको खत्म कौन करेगा, इसको ग्रीन कलर हटेगा कैसे, आप पीतल के बर्तन को नींबू से रगड़िएगा, देखिए नया बर्तन हो जाएगा। नहीं तो पीतल के बर्तन को पीतांबरी से रगड़िएगा, मार्केट में पीतांबरी का पाउडर मिलता है जिसमें एसिड वगैरह का इस्तेमाल किया था, आप उससे रगड़िएगा, देखिएगा आपका लगेगा जो पीतल का बर्तन पुराना हो गया है वो लगेगा तुरंत आपका झकाझक नया हो जाएगा। आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा। तो आज के बाद याद रखना, कॉपर कार्बोनेट की परत बनती है, यही हमारा ग्रीन कलर होता है। आगे बात करते हैं, अल्कोहल की बात कही जा रही है, और मेरे भाई यहां पर बोला गया है कि जिस अल्कोहल की हम बात करते हैं, अल्कोहल क्या है, शराब की बात करते हैं, वाइन की बात करते हैं, शराब जो मार्केट में मिलता है उसकी बात करते हैं, और अल्कोहल कहने का मतलब इथाइल अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता होगा, C2H5OH हमारा होता है, लेकिन इसको करना क्या है, इसका हम लोग वी हाइड्रोजनीकरण कर देना है। देखिए यहां पर वी हाइड्रोजनीकरण कहने का मतलब है, हाइड्रोजनीकरण कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर हम लोग हाइड्रोजन के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। लेकिन अगर वी लगा हुआ है, इसका मतलब उससे हम लोग हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा एक ऐसी विधि है, वी हाइड्रोजनीकरण हमारा एक ऐसी विधि है जिसको हम लोग हाइड्रोजन को क्या करते हैं, यहां पर बाहर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, ये एक विधि होता है, लेकिन इस विधि से हम लोग क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन को हम लोग बाहर करते हैं। इससे हम लोग हाइड्रोजन को क्या करते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन को बाहर करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना।
इसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, कहीं इसको बाहर करते हैं, एक लाइन में आप जान लीजिए, यहां पर हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। इसी को वी हाइड्रोजनेशन कहते हैं, या फिर इसी को यहां पर डी हाइड्रोजनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। डी का मतलब क्या, उसको बाहर कर देना। अब अगर एल्कोहल की बात करते हैं और उससे हाइड्रोजन को अगर हम बाहर करते हैं तो एल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला हमारा C2H5OH होगा। अब इस परिस्थिति में आप ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इसको गर्म करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमारा हो जाता है। किसका, तो CH3 CHO का निर्माण होगा, यानी कि CH3 और CHO की बात करते हैं। ये मेरे भाई एसिटल्डिहाइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये अल्डिहाइड का हमारा यहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसको CHO के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे OH ग्रुप किसी में लगा हुआ है तो हम कहते हैं अल्कोहल है, उसी तरीके से CHO ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये अल्डिहाइड की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये एसिटिल्डिहाइड हमारा होगा और साथ ही साथ यहां से हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होता है कि यहां पर बाहर हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि इसको गर्म तो करेंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर के तापमान तक इसको गर्म करते हैं, तब जाकर के ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोग इसमें से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर हो रहा है, इसमें से गर्म करके हाइड्रोजन को बाहर कर रहे हैं, तो इसका वी हाइड्रोजनीकरण हमारा कर दिया गया। तो इससे जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे अल्डिहाइड ग्रुप का हमारा है। इसका मतलब ये एसिटल्डिहाइड हमारा हो जाएगा। ये हमारा कैसा होगा, तो कहीं यहां पर एसिटल्डिहाइड की हम बात करेंगे, ये हमारा एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। और एसिटल्डिहाइड कहने के बाद हमारा अल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा। तो यहां से अगर आप इसको देखते हैं तो हम कहेंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हमारे होंगे, ऑप्शन नंबर हमारा एल्डिहाइड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हम एस्टर की बात करते हैं तो आप सभी लोग जान लीजिए, ये जो हमारा एस्टर होता है ना, इस एस्टर में आपको ध्यान रखना कि फूल की जो सुगंध होती है, जैसे आप परफ्यूम वगैरह यूज करते होंगे अपने बॉडी में, तो देखना उसके अंदर मीठी सुगंध होती है, जो एस्टर के कारण होता है। और एस्टर जब भी प्राप्त होता है तो स्टरीफिकेशन किया जाता है, उसका स्टरीफिकेशन करके हम लोग एस्टर प्राप्त करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि एस्टर को अलग करने की विधि या एस्टर बनाने की जो विधि होती है, इसको बनाने की जो विधि होती है वो हमारा क्या होगा, तो आपको यह भी ध्यान रखना, इसके बनाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है, इसको स्टरीफिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर स्टरीफिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा स्टरीफिकेशन कहलाता है। दूसरी बात, इस एस्टर की अगर बात करते हैं तो ये एस्टर हमारा कहां पे यूज होता है, तो हमारे परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। और परफ्यूम्स जो होता है, इसमें मीठी जो सुगंध होती है, मीठी महक नहीं कहेंगे, मीठी सुगंध की बात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो मीठी सुगंध हमें प्राप्त होती है, जो कि हमारा फूल के तरह मीठी सुगंध प्राप्त होती है, वो एस्टर के कारण ही ऐसा होता है। तो आप इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है कौन सी एक ग्रंथि, कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक ग्रंथि हमारी ऐसी है जो जठर ग्रंथि में नहीं पाई जाती है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जठर ग्रंथि जहां भी होता है तो हमारे स्टमक में होता है। जठर ग्रंथि कहां होगा, तो हमारे स्टमक में होता है, हमारे पेट में होता है। स्टमक के अंदर कौन सी ग्रंथि होगी, तो हम लोग जानते हैं इसी में हमारा जठर ग्रंथि होता है। और जठर ग्रंथि को गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में अगर इसको कोई बोले तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। समझना गौर से। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रेट करेगा, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इससे हमारा गैस्ट्रिक जूस यहां से सिक्रेट करता है। और इस गैस्ट्रिक जूस की अगर बात करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। लेकिन इस जठर रस में जो मुख्य रूप से हमारा यहां पर पाया जाता है, तो आप देखना मेरे भाई, मुख्य रूप से इसमें हमारा HCl होता है और ये बैक्टीरिया वगैरह को भी मारने का काम करता है। दूसरी बात, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, इस स्टमक के 3 भाग में इसको बांट दिया जाता है। हमारे स्टमक को कितने भाग में, तो याद रखना मेरे भाई कि इसको 3 भाग में बांट दिया जाता है। ये 3 भाग में ये बटा होता है। ये 3 भाग में मेरे भाई यहां पर बटा होता है। और 3 भाग में जो बटा होता है ना, वही 3 भाग जो हमारा होता है एक ग्लैंड के रूप में हमारा होता है, जिसमें से आपको 2 पार्ट दे रखा है। और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, अगर ये हमारा यहां पर स्टमक अगर 3 भाग में बटा होता है, आप जानते होंगे स्टमक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है।
देखते होंगे इस तरह से स्टमक का स्ट्रक्चर इस तरह से हमारा होता है, और इसी में आप देखते होंगे कि ऐसे पाइप लगा रहा था ऐसे करके, यहीं पर एक हमारा यहां पर ग्रंथि होगा, एक यहां पर ग्रंथि होगा, और एक यहां पर ग्रंथि होता है। ये स्टमक का ही पार्ट होता है। तो तीन भाग में ये बटा हुआ हमारा ग्लैंड होता है। जिस ग्लैंड की बात करेंगे, सबसे पहला हमारा कौन सा होगा, कहेंगे यहां पर हमारा कार्डिक, इसका नाम ही है और नाम याद रखना पड़ेगा, इसको हम लोग कार्डिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा जो ग्रंथि हमारा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां पर पाइलोरिक ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा क्या शब्द कहेंगे, यहां पर पाइलोरिक ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा पाइलोरिक ग्लैंड होगा। और तीसरी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो तीसरा ग्रंथि हमारा जो होगा उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो हमारा फंडिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर फंडिक ग्लैंड कहते हैं। ये हमारा फंडिक ग्लैंड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो तीनों ग्रंथि जो ये तीनों ग्रंथि होता है, ये हमारे स्टमक का ही भाग है। इसका मतलब जठर रस की बात कर रहा है, जठर ग्रंथि की बात कर रहा है, तो जठर ग्रंथि भी तो स्टमक का पार्ट है। इसका मतलब ये सब हमारा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम कहेंगे कि यहां पर जठर ग्रंथि का ये वाला पार्ट तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि स्टमक का पार्ट है, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सैलिवरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, जिसको लार ग्रंथि कहते हैं, जिसको हम लोग सैलिवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं मेरे भाई, ये तो मुंह के अंदर होता है, ये स्टमक में होता है। ये दोनों कहां पर होगा, तो हमारे स्टमक में होता है। ये कहां पर होगा, तो हमारे स्टमक में होगा, और स्टमक में ही हमारा ये ग्रंथि होता है। लेकिन ये ग्रंथि हमारे कहां पर होंगे, तो हमारे मुंह गुहा में होता है, हमारे मुंह में होता है। कहां पे, मुंह में होता है, हमारे माउथ के अंदर हमारा होता है। ये कहां पर होगा मेरे भाई, तो माउथ की बात करेंगे। क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, तो इसी से सलाइवा निकलता है, इसी से सलाइवा निकलता है, और सलाइवा को हम लोग लार कहते हैं। और ध्यान रखना कि इस लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इस लार में, हम लोग के लार में टाइलिन एंजाइम मौजूद होता है। और आपको ध्यान रखना है कि इस टाइलिन एंजाइम का दूसरा नाम लोग क्या कहते हैं, इसको एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, और इस नाम से भी ये फेमस है। तो एमाइलेज एंजाइम की हम बात करेंगे, तो इस नाम से ये फेमस है, एमाइलेज एंजाइम। ये दोनों एक ही चीज है। टाइलिन को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो पी से स्टार्ट होता है, इसलिए कभी कंफ्यूजन में मत आइएगा। तो टाइलिन हमारा पी से स्टार्ट होता है, ये टी है। तो ये हमारा होता है, और ये भोजन को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। सलाइवा जो इसमें एंजाइम वगैरह होता है, भोजन का तो पाचन करेगा, स्टार्च का पाचन करता है। इसका काम ही होता है मेरे भाई कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं स्टार्च के रूप में, उस स्टार्च का ये क्या करता है, तो यहां पर पाचन करता है। कहां पे, तो हमारे मुंह में। लेकिन इस सलाइवा की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ये फूड को यानी भोजन को क्या करता है, तो ये कहेंगे भोजन को सॉफ्ट बनाता है। ये भोजन को क्या कर देगा, तो यहां पर भोजन को ये सॉफ्ट बनाता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना, ये भोजन को सॉफ्ट बनाता, सलाइवा की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये वाला जो हमारे स्टमक का पार्ट नहीं, हमारे मुंह का पार्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप जैसे से अगर पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे बहुत कुछ सीखते चले जाओगे मेरे भाई, और आपको हर एक चीज बढ़िया से पढ़ना भी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करते हैं, सबसे पहला चीज तो आप ये जान लीजिए कि अगर हम यहां पर ग्लाइकोलिसिस की हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा ग्लाइकोलिसिस हमारा है, ये हमारा क्या, तो कहेंगे ग्लाइकोलिसिस एक विधि है, जिस विधि के अंदर हमारा ग्लूकोज टूटता है। यानी ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। एक लाइन में आप जान लीजिए मेरे भाई, यहां पर ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाएगा, तो कहेंगे ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है, ये जो हमारा प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां पर मुख्य रूप से होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है वो कहां पर होती है, ये जरूर याद रखिएगा। ये ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से कहां पर होगी, तो कहां पे होगी मेरे भाई, तो हमारे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है। कहां पे, तो साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर कोशिका द्रव के नाम से हम लोग जानते हैं। कहां पर होगा, तो कहेंगे हमारे कोशिका द्रव की हम बात करेंगे, साइटोप्लाज्म की हम बात करेंगे, वहां पर हमारा होता है, कोशिका द्रव में होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म में तो हमारा ये प्रोसेस होता है, लेकिन इसी साइटोप्लाज्म में जब हमारा ये टूटता है, जब हमारा ग्लूकोज टूटता है, तो ऐसी परिस्थिति में इसी में 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना एटीपी बनेगा, तो 2 एटीपी ऊर्जा का यहां पर निर्माण होता है।
दो एटीपी ऊर्जा का क्या होगा, तो यहां पर निर्माण होता है, एक लाइन में जान लीजिए, इसमें दो एटीपी ऊर्जा बनता है। दो एटीपी ऊर्जा मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फोरस इसमें कितने होंगे, तीन तीन हमारे होंगे, तो एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कितने एटीपी बनेंगे, तो दो एटीपी। और इसी एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, एटीपी को ही हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं और इसी को हम लोग यहां पर ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। और इसी को इंग्लिश में अगर बोल दिया जाए तो इसी को हम लोग एनर्जी करेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये एनर्जी करेंसी भी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है। लेकिन कितने एटीपी बनेंगे मेरे भाई, तो कहेंगे ग्लाइकोलिसिस के दौरान दो ही एटीपी बनता है। आपसे पूछा गया ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी का लाभ हो जाता है, तो दो एटीपी बनेगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी दो एटीपी नहीं है, ना चार होगा ना शून्य होगा, यहां फिर चार आ गया तो होबे नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें से कोई नहीं होगा और आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई चला जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे मेरे भाई, कितने एटीपी का यहां पर फायदा होगा, क्योंकि यहां पर दो एटीपी ऊर्जा हमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान मिलता है। जब ग्लाइकोलिसिस के अंदर यह प्रक्रिया हमारा हो जाता है, जब दो एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, उसके बाद हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की बात आती है। तो मेरे भाई एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो इसी के अंदर हम कहते हैं श्वसन की क्रिया शुरू हो जाती है। और इसमें जब श्वसन की क्रिया शुरू हो जाती है तो इस श्वसन की क्रिया के दौरान एक्चुअली में क्या होगा, तो यहां पर श्वसन की क्रिया यहां से स्टार्ट हो जाएगी। और जब श्वसन की क्रिया स्टार्ट होती है मेरे भाई, तो याद रखना हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल 36 एटीपी बन जाता है। फिर बाद में कितना, तो टोटल 36 एटीपी बन जाता है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो यहां पर हमारा क्रेब्स चक्र होता है। यहां पर हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि यहां पर हमारा क्रेब्स चक्र होता है, जिसको क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। और ये क्रेब्स चक्र के अंतर्गत हमारा श्वसन की क्रिया होगी और इतना एटीपी हमारा बनता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज होता है। उसके बाद हमारा इसमें होता है टोटल कुल मिलाकर के 36 आपका यहां एटीपी हो गया और दो एटीपी आपका कहां हो गया, तो वहां हो गया। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन की क्रिया होता है, चूंकि हम लोग सांस लेते हैं, इसमें मेरे भाई कैसा, तो कहेंगे यहां पर वायवीय श्वसन होता है। इसमें यह चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें वायवीय श्वसन होगा, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वायवीय श्वसन होगा। कैसा श्वसन होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा वायवीय श्वसन की क्रिया होगी, इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहां की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम कहेंगे यहां पर अवायवीय श्वसन होता है। यहां पर कैसा श्वसन होगा, तो अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। एक लाइन में आप जान लीजिए और यही चीज आपसे पूछेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये पता चल गया कि कितने एटीपी का लाभ होगा, कहेंगे हमारा जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है हमारे साइटोप्लाज्म में होगा और दो एटीपी हमें यहां पर मिलते हैं। टोटल 38 एटीपी हो जाएगा। और अगर आप लगातार मेरी क्लासेस को वॉच करते हो, एक एक पॉइंट्स को अगर आप याद रखते हो, आप ये श्योर मानिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे और इसी प्रोसीजर से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जिस प्रोसीजर से हम आपको यहां पर डिस्कशन कराते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, इस क्वेश्चन में अशुद्धियां है। अब इस क्वेश्चन में अशुद्धियां क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से कोई आंसर हमारा नहीं है और क्वेश्चन ही हमारा गलत है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, जब हम फेफड़ा की बात करते हैं ना, तो फेफड़ा हमारा क्या करता है, तो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त करता है। सबसे पहली बात तो हम सभी लोग ये जानते हैं मेरे भाई, हम सभी लोग क्या जानते हैं कि अगर हम यहां पर फेफड़ा की हम बात कर रहे हैं और फेफड़ा हमारा क्या कहलाता है, इसी को तो हम लोग लंग्स कहते हैं। तो हमारा जो लंग्स होता है ना, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करेगा, तो यहां पर आता क्या है, तो एक पाइप होता है, इस पाइप के द्वारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हमारे ब्लड के साथ जाता है, इसको हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। समझिएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए इसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। लेकिन इससे जो हमारा निकलेगा आगे इधर जाकर के लंग्स से जो निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, यहां पर हमारा फिर ऑक्सीजन निकलता है। जब मेरे भाई हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन होता है तो इसको हम लोग शुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गया कि शुद्ध रक्त में बदल गया, यानी एक अशुद्ध रक्त जो है वह किस में बदल गया, तो शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन में बदल गया, हमारा गैस एक्सचेंज कर गया। हम कहेंगे यहां पर इस लंग्स के अंदर हमारा क्या होगा, कि यहां पर गैस हमारा क्या होगा, कि यहां पर हमारा गैस एक्सचेंज कर गया। एक तो आप ये कह सकते हैं। दूसरा बात आप ये कह सकते हैं मेरे भाई कि इसमें हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर हमारा अशुद्ध रक्त हमारा शुद्ध रक्त में परिवर्तित होगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो एक काम तो ये हमारा करता है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना कि फेफड़ा में अगर ब्लड लेकर के जाता है, जिस पाइप से जाता है उस पाइप को क्या कहते हैं, इसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं।
इसको क्या कहेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जब लेकर के निकलता है ना, तो इसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। ये हमारा पल्मोनरी वेन्स यानी कि फुफ्फुस शिरा के नाम से जानते हैं। कई बार ये भी पूछता है कि शुद्ध रक्त फेफड़ा से जो निकलता है वह किससे, तो पल्मोनरी वेन से, और अगर अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। तो दोनों पाइप के बारे में भी आपको याद रखना है। अब यहां पर एक और बात आप समझिएगा, एकदम सिंपल सा केस है कि हमारा ये हार्ट होता है। हम आपको सिंपली बताना चाहते हैं कि हार्ट के कितने चेंबर होते हैं। तो मेरे भाई हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। हार्ट के यहां पर कितने चेंबर होंगे, तो हार्ट के आप देखेंगे तो आपको यहां पता चल जाएगा मेरे भाई कि हार्ट के यहां पर 4 चेंबर है। अगर ये हार्ट के कितने चेंबर है, 4 चेंबर है, और चारों चेंबर को अगर देखिएगा तो आपको क्वेश्चंस ये भी पूछता है मेरे भाई कि सबसे मोटा वाला जो लेयर होता है वो कहां पर होता है। तो इधर वाला जो पार्ट होता है ना, ये थिकेस्ट होता है, ये पूरा का पूरा मोटा दीवार होता है। चेंबर हमारा यही है, लेकिन इधर हमारा मोटा होगा, ये थिकेस्ट वाल होगा, और इधर हमारा थिन होता है। इधर आप देखिए पतला होता है। इधर हमारा थिकेस्ट वाल इसलिए होता है क्योंकि यहां पर हमारा सबसे अधिक हमारा ब्लड का प्रेशर होता है। हमारा हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट में ब्लड की पंपिंग होती है। हमारे पूरे शरीर में अगर ब्लड जाता है तो इसी हार्ट के माध्यम से। अब यहां से जब ब्लड आएगा इसमें तो CO2 लेकर के जाता है, और CO2 वाला ब्लड को क्या कह दिए, अशुद्ध कह दिए हैं। और जैसे ही ये इसमें आएगा तो इसमें आएगा, और जब इसमें आएगा तो यहां पर एक वैल्व होता है, 3 को दिखेगा आपको कोना निकला हुआ, इसको ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं। लेकिन ये क्या लेकर के आया, तो CO2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो राइट ऑरिकल कहते हैं। इसको हम लोग राइट वेंट्रिकल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको फिर हम लोग लेफ्ट ऑरिकल कह देते हैं, और इसको हम लोग फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कह देते हैं। तो मेरे भाई दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय हो गया। अब अशुद्ध रक्त हमारा आया, ट्राइकस्पिड वैल्व, जो भी वैल्व हमारे इस हार्ट में होता है वो वैल्व हमारे कैसे होते हैं, 1 वे होता है। आ तो जाएगा लेकिन जाएगा नहीं, यानी कहने का मतलब उधर से आ गया फिर रिटर्न नहीं होगा, नहीं तो आदमी की मौत हो जाएगी। तो ये 1 वे टाइप वाल्व होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब यहां से यहां तो पहुंचेगा, अब हमारे इसमें नहीं, डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट मेरे भाई ये ऊपर से कहां चला जाएगा, तो हमारे लंग्स में चला जाएगा। कहां पे जाएगा, तो जो हमारा लंग्स होता है उसमें जाएगा डायरेक्ट। यहां पर हमारा लंग्स है जिसकी हम यहां पर बात कर रहे थे, ये लंग्स है जिसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन जिस पाइप से जाएगा उस पाइप को हम लोग पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। हमारे यहां से आएगा, दाएं आलिंद से दायां नीले में आएगा, और दायां नीले से बायां नीले में नहीं जाएगा, बायां आलिंद में बायां नीले में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट हमारा लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स से रिटर्न जब होगा ना, ये CO2 लेकर के जब हमारा इधर से जा रहा था यहां से यहां, तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई ये फिर हमारा O2 लेकर के, चूंकि ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर तब हमारा इसमें आएगा। और यहां पर बाइकस्पिड वैल्व, 2 को निकला हुआ रहता है, इसको बाइकस्पिड वैल्व कहेंगे। तब ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, और इसके माध्यम से यहां आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको बायां निलय कहेंगे। और यहां पर O2 लेकर के हमारा आएगा, और यही O2 फिर हमारे पूरे शरीर में किसके माध्यम से, एरोटा के माध्यम से पूरा शरीर में फैल जाता है। यहां सीधा ये O2 लेकर के चला जाएगा। तो आप देख लिए, अगर दायां आलिंद से दायां निलय, फिर हमारे लंग्स में, लंग्स के बाद हमारा बायां आलिंद में, बायां आलिंद के बाद बायां निलय में, फिर हमारे पूरे शरीर में जाएगा वो। तो ऐसे जाता है। अब आप देख लीजिए, कह रहा है कि फेफड़ा में शुद्ध रुधिर आता है। मेरे भाई फेफड़ा में शुद्ध रुधिर अगर आता है तो ये हमारा फेफड़ा है, ये हमारा क्या, तो फेफड़ा है। इस फेफड़ा में शुद्ध रुधिर थोड़ी जाता है, फेफड़ा तो शुद्ध करता ही है उसको। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स यहां पर ये हो सकते हैं मेरे भाई, मेरे हिसाब से, कि फेफड़ा से बोलेगा, फेफड़ा से शुद्ध रक्त कहां जाता है, तो यहां पर से कर लीजिए। अगर मेरे भाई में के जगह पर अगर आप से कर लीजिएगा तो फेफड़ा से, ये फेफड़ा हो गया लंग्स, लंग्स से शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त लेकर के जाएगा तो ये हमारा बाएं आलिंद में जाएगा, जिसको लेफ्ट ऑरिकल के नाम से जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग बायां आलिंद आंसर करेंगे, जो कि हमारा लेफ्ट ऑरिकल होगा। और इस क्वेश्चन के तब आंसर हम लोग ऑप्शन ए को लगाएंगे। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है मेरे भाई वो आपका गलत दे रखा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्चुअली में क्वेश्चन में फेफड़ा में नहीं, फेफड़ा से लिख करके आंसर करिएगा तो राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत है, इसके आंसर्स गलत दे रखे हैं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि कौन सा कार्य, यहां पर कह रहा है कि कौन सा कार्य हमारा वृक्क के द्वारा, वृक्क कहने का मतलब किडनी की बात करते हैं, और उससे संबंधित कह रहा है कि यहां पर नहीं होगा। तो किडनी का जो मेन काम होता है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिया को फिल्टर करता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं, यूरिन का फिल्ट्रेशन और ब्लड का फिल्ट्रेशन। इसका मतलब ये इसका काम ही है फिल्टर करना, ये निर्माण नहीं करेगा यूरिया का। तो एक बात तो पता चल गया कि अगर हम यहां पर किडनी की बात करते हैं, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, किडनी की बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको वृक्क कह दिए।
अगर इस किडनी की बात करते तो ये दो काम हमारा करता है। सबसे पहला चीज तो आप यहां जान लीजिए कि हमारा ब्लड को फिल्टर करता है, ये निर्माण वगैरह नहीं करता, यहां फिल्टर होता है। ये हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा और साथ ही साथ ये क्या करेगा, तो हमारा यूरिन फिल्ट्रेशन करता है। ब्लड फिल्ट्रेशन करेगा और यूरिन फिल्ट्रेशन करेगा, ये दो काम हमारा करता है। ये बात आपको ध्यान रखना, हमारे ब्लड को भी फिल्टर करेगा, हमारे यूरिन को भी फिल्टर करेगा। तो ये यूरिन का निर्माण नहीं करता, फिल्टर करता, उसको अलग करता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, इसका मेन फंक्शन हमारा यही होता है। दूसरी बात ध्यान रखना कि अगर हम किडनी की बात करते हैं, जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है, जब हमारा यूरिन फिल्टर होता है, तो हमारे ब्लड फिल्टर होने के बाद हमारा ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो मेरे भाई हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे ये ब्लड को फिल्टर करने के बाद ये क्या करेगा, हम कहेंगे हमारे ब्लड के पीएच को भी कंट्रोल करता है। जैसे फिल्टर करेगा तो मेरे भाई ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद ये चीज होगा, हम कहेंगे ब्लड का जो पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड का पीएच मान हमारा यहां से क्या होगा, तो यहां पर कंट्रोल होता है। ब्लड का पीएच मान हमारा क्या हो जाएगा, कि यहां पर कंट्रोल होगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो ब्लड का पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 हमारा होता है। और ध्यान रखेंगे ये हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर हमारा ये क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखना, ये क्षारीय प्रकृति का हमारा हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये इसका मेन फंक्शंस है। अब हम लोग कहेंगे कि सबसे पहला चीज है कि कह रहा है कि किडनी से संबंधित हमारा नहीं है। तो मेरे भाई पहला कह रहा है कि रुधिर को यानी ब्लड के पीएच मान को कंट्रोल करेगा, तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये काम करता है, लिखा हुआ भी है। आगे कहता है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण करना। मेरे भाई जब आपको एक बात पता होगा कि हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट सब होता है। अगर हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट सब होता है तो उसका निर्माण कहां पे होगा, तो कहेंगे एडल्ट्स की जब हम बात करते हैं, जब शिशु की हम बात करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनकी बात करते हैं, जन्म के बाद की हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका निर्माण बोन मेरो में होता है, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। लेकिन अगर भ्रूण की अवस्था में अगर बच्चा होता है, मां के गर्भ में जब भ्रूण की अवस्था में होता है, तो उस समय भी आरबीसी बनता है और वह आरबीसी यकृत में बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई आप कहोगे कि अगर भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का अगर निर्माण होता है, भ्रूणीय अवस्था ये इंपॉर्टेंट है। भ्रूणीय अवस्था मतलब मां के गर्भ में जब बच्चा होता है, उस अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है, ये आपका कौन करता था आरबीसी का निर्माण मेरे भाई, यकृत करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कौन करेगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा यकृत करता है। ये यकृत करता है, हमारा लीवर करता है उस समय। ठीक है, लेकिन हम लोगों के शरीर में हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी का निर्माण बोन मेरो करता है। ठीक है, ये भ्रूण बोलेगा तो आप ये मानेंगे। तो मेरे भाई वृक्क से संबंधित तो हमारा ये भी नहीं है, ये तो हमारा था, लेकिन वृक्क से संबंधित हमारा यहां पर ये भी नहीं है। ये हमारा किससे, यकृत से संबंधित है। तो ये कहेंगे इससे संबंधित नहीं है। इसका मतलब है मेरे भाई ये आंसर हो सकता है। दूसरी बात, अमोनिया द्वारा यूरिया का संश्लेषण की बात कह रहा है। मेरे भाई संश्लेषण कहना मतलब निर्माण करना, और यूरिया का जो निर्माण होता है ना वो भी हमारे यकृत में ही होता है। अगर यूरिया का संश्लेषण की बात करेगा, निर्माण की बात करेगा, तो हमारे यकृत में होगा, जिसको हम लीवर कहते हैं। तो यहां पर यकृत में होता है, हमारे किडनी में नहीं होता है, लीवर में होता है। तो मेरे भाई ये भी हमारे वृक्क से संबंधित ये भी नहीं हुआ। तो वृक्क से संबंधित ना तो ये है ना तो हमारा ये है। ऐसी परिस्थिति में बी और सी जो होंगे ये हमारा उससे रिलेटेड नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर क्या करोगे, एक से अधिक लगाओगे। इस क्वेश्चन के आंसर्स मेरे भाई गलत दे रखे थे, आंसर सही कर लेना। डी ऑप्शंस आपके यहां पे राइट होंगे। ऑप्शन से डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहां पर यदि एक मनुष्य की प्रतिवर्ती क्रिया की बात करते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहने का मतलब रिफ्लेक्स एक्शंस की हम बात कर रहे हैं। यानी मेरे भाई कहने का मतलब है यदि हम यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन हमारे पूरे बॉडी के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जाना जाता है। ध्यान रखेंगे ये कौन है मेरे भाई, तो स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु भी आप कहते हैं। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड इसके लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि इसी स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, तो प्रतिवर्ती क्रिया कहने का मतलब है हमें तुरंत कोई भी चीज के बारे में पता चलता है। अगर आपको कोई चींटी भी अगर काट लिया
तो सबसे पहले अगर आपको आभास होता, आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचता है, वो स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पहुंचता है, क्योंकि इसी स्पाइनल कॉर्ड से मेरे भाई स्पाइनल नर्व जुड़ा होता है। इसी स्पाइनल कॉर्ड से क्या जुड़ा होता है, कहेंगे इसी स्पाइनल कॉर्ड से यहां पर स्पाइनल नर्व जुड़ा होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर इस स्पाइनल नर्व की बात करेंगे कितना जोड़ा होगा, याद रखना मेरे भाई ये 31 जोड़ा होता है। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पाइनल नर्व 31 जोड़ा होता है। जोड़ा में 31 होगा, वैसे 62 को होगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व हमारा इतना जोड़ा होता है, जुड़ा हुआ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन अगर कोई देगा तो स्पाइनल कॉर्ड ही देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यहां पर बोला गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया नहीं दे पा रहा है। अगर प्रतिवर्ती क्रिया नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड हुआ है। और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड किस केस में होता है, अगर किसी को रैबीज हो जाता है, उनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों काम नहीं करता और आदमी पागल हो जाता है, और वैसे में उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मेरे भाई अगर यहां पर प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है अगर ये क्रिया नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं अगर ये क्रिया नहीं होगी तो आप कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड हमारा अफेक्टेड होगा, तभी नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे मेरे भाई कि तंत्रिका तंत्र में कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड यहां पर अफेक्टेड होगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड अगर अफेक्टेड होता है, याद रखना, अगर हम यहां पर स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम में कई सारे एग्जाम में पूछा गया है ये स्पाइनल कॉर्ड अगर हमारा यहां पर अफेक्टेड अगर हमारा होता है, वह किसकी वजह से होगा, तो एक लाइन में आप जान लीजिए मेरे भाई, ये हमारा किसकी वजह से होगा, तो कहेंगे रेबीज से होता है। रेबीज जो कुत्ता के काटने से होता है, उस रेबीज की हम बात करते हैं। और इसी रेबीज से क्या होता है, आपको पानी से भी डर लगता है, ये बात भी आप जानते होंगे। तो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही अफेक्टेड नहीं होता रेबीज से मेरे भाई, दूसरा चीज भी होता है, हमारा ब्रेन भी अफेक्टेड होता है। हमारा ब्रेन भी क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारे ब्रेन भी अफेक्टेड होते हैं। और दोनों अफेक्टेड होगा किससे, तो कहेंगे यहां पर रेबीज की हम बात करेंगे। ये दोनों हमारा अफेक्टेड हो जाता है। तो रेबीज अगर किसी को होता है, दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, अगर हम इस रेबीज की बात करते हैं ना, तो ये रेबीज से मेरे भाई क्या होता है कि एक और डिजीज हो जाता है जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, इसको हम लोग यहां पर हाइड्रोफोबिया की बात अगर करते हैं, यानी उनको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से डर लगता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना। और अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप जोड़ देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रेबीज से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, यानी ये दोनों डैमेज होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पता नहीं चलेगा, यानी कुछ भी आपके आगू बाजू कुछ भी होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपका सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपको पूछा गया था। अगला कहता है कि सेरेब्रम की बात करेंगे। हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो सेरेब्रम होता है। और सेरेब्रम ही एक ऐसा पार्ट है जिससे हम किसी भी चीज को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, और हमारे दिमाग से वो चीज काम करता है। यानी जो भी एक क्रिया हम लोग करते हैं ना, जब मन करेगा अभी क्लास बंद करें कर देंगे, मन करेगा आपको पढ़ाने का पढ़ाएंगे, मन करेगा ज्यादा पढ़ाने का ज्यादा पढ़ाएंगे, मन करेगा कम पढ़ाने का कम पढ़ाएंगे, मन करेगा कहीं घूमने का तो घूमने जाएंगे। तो ये सब जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वो ब्रेन के अंदर भी हमारा सबसे बड़ा भाग जो ब्रेन का होता है वो हमारा सेरेब्रम होता है, जो कि हमारी पूरी एक्स क्रिया को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग यहां अनुमस्तिष्क की बात करते हैं तो ये अनुमस्तिष्क हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हमारा ये छोटा भाग होता है, इसकी हम बात करते हैं। ये प्रमस्तिष्क से, ये अनुमस्तिष्क हमारा होता है, ये हाइंड ब्रेन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वहां पर सेरेबेलम होता है जो कि हमारे बॉडी वगैरह को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कौन मादा में जनन कौन मानव में बोला गया, कौन मानव में, मानव का मतलब तो मेल और फीमेल दोनों होगा, और उसी में बोला गया कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मेल यहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा नहीं है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, मेनली हम लोग जानते हैं कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनके स्टमक के अंदर, आप जानते होंगे मेरे भाई वो क्या क्या हो सकता है। ओवरी होगा जिसमें एग का निर्माण होता है, यूट्रस कहेंगे, या फिर आप क्या कहेंगे फैलोपियन ट्यूब के नाम से आप जानते हैं। तो ये सब क्या होता है, कहेंगे उसका पार्ट है जहां पर बच्चे शिशु का ग्रोथ होता है। जो उसका मादा जनन तंत्र की हम बात करेंगे वो हमारा गर्भाशय वगैरह होगा, या फिर उसी में और भी जो भी उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे वो सारे चीज उसमें होंगे।
तो आप कहेंगे सर इसमें मादा जनन तंत्र तो ओवरी भी होगा, बिल्कुल होगा, एग का निर्माण उसी में होता है। गर्भाशय को वम भी कहते हैं और गर्भाशय को यूट्रस भी कहते हैं, ये दोनों बात सही है। तो मेरे भाई ये भी हमारा होगा। और भी जितने भी पार्ट होते हैं जो भी यहां पर कहेंगे प्रजनन तंत्र में भाग लेता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, वो सभी चीज इसमें शामिल होंगे। लेकिन जो वैस डिफरेंस हमारा होता है ना, जिसको शुक्रवाहिका कहते हैं मेरे भाई, शुक्रवाहिका मतलब शुक्राणु को ढोने वाला, शुक्रवाहिका मतलब शुक्राणु को ढोने वाला। तो शुक्राणु मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। शुक्राणु फीमेल में नहीं होगा, फीमेल में तो ओवम होता है, अंडाशय में ओवम होता है, एग होता है। यहां पर शुक्राणु की बात करते हैं, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। शुक्रवाहिका क्या है तो मेरे भाई ये पतली सी नस होती है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है तो यहां पर पतली सी नस होती है, और ये पतली सी नस क्या करती है तो मेरे भाई ये स्पर्म को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। ये स्पर्म को क्या करता है कहेंगे, स्पर्म को ये कैरी करता है, ये स्पर्म को कैरी करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको शुक्रवाहिका कहते हैं। नाम से पता चलता है शुक्राणु को वहन करने वाला शुक्रवाहिका जो स्पर्म को कैरी करता है। अब ये हमारे मेल का पार्ट है। स्पर्म किस में होगा तो मेरे भाई ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, कहानी सिंपल, ठीक है। और इस तरीके से तो आप कहेंगे सर इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। और इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग प्यार से करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस पर बेसिस इस बार भी आपका टियरी 3.0 में भी क्वेश्चंस आ चुका है। तो इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर्स आप बता दीजिए मेरे भाई क्या होंगे। कह रहा पुष्प के वे भाग आप बताइए जो नर और मादा युग्मक, यानी कि कहने का मतलब है मेरे भाई कि मेल और फीमेल हमारे फूल में भी होता है। जिस तरह से ह्यूमन में भी होता है मेल और फीमेल, वैसे ही फूल वगैरह में भी होता है, उसमें भी जनन कोशिका होता है। और कह रहा उत्पन्न करने के लिए जो नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहला चीज है मेरे भाई, आपको अगर पुष्प के बारे में अगर पढ़ना है, आपको फूल के बारे में अगर पढ़ना है, तो इस फूल में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा यानी कि मेल पार्ट होगा वो कौन सा होगा, और जो फीमेल पार्ट होगा वो कौन सा होगा, ये कहीं ना कहीं आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। अगर मेल पार्ट अगर देखिएगा फूल के अंदर, किसके अंदर, फूल की बात हो रही है, तो मेल पार्ट क्या होगा तो मेरे भाई मेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो मेल पार्ट जो यहां पर होता है इसको हम लोग यहां पर पुंकेसर आप कह दीजिए। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग पुंकेसर कह देते हैं, और इसी को स्टमेन कहते हैं। और यहां पुंकेसर हो गया। और इस फीमेल पार्ट की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग यहां पर स्त्री केसर कह देते हैं। एक लाइन में तो आपको यह भी ध्यान रखना मेरे भाई, इतना से काम आपका चलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, एक ये भी बात होता है कि अगर हम फूल की बात करते हैं ना, तो फूल का डायग्राम्स मेरे भाई आपको एकदम आना चाहिए। और ये सिंपल डायग्राम है कि ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आप आसानी से ये डायग्राम बना सकते हैं। और फूल हमारा कुछ ऐसा ही होता है, ये डंटा हो गया, इसी से निकला हुआ हमारा इस तरह से होता है। तो मेरे भाई इस तरह से देखेंगे तो यहां पर आपको निकला हुआ दिखेगा। इसमें ये जो साइड वाला देखते हैं ना, इधर वाला, ये मेल पार्ट होता है, ये कंप्लीट फीमेल पार्ट होता है। तो फूल के अंदर 3 फीमेल पार्ट भी होगा। और तीनों फीमेल पार्ट को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला चीज आपको ये समझना पड़ेगा, ये वाला जो हमारा होता है ये चिपचिपा होता है, और यहीं पर इसमें परागकण, छोटे छोटे कण होते हैं। और जब पॉलिनेशन होता है, परागन की क्रिया होती, तो यही उड़ के यहां जाता है, या किसी कीट वगैरह के माध्यम से यहां जाएगा। तो ये पॉलिनेशन में हमारा होता है। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग यहां पर वर्तिकाग्र के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग, ये जो ट्यूब लाइक संरचना आपको दिख रहा है पतला सा, इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, जिसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग अंडाशय कह देते हैं। ये फूल का भी अंडाशय होता है। लेकिन फूल में जो अंडाशय या ओवरी आप कहते हैं, इसका निर्माण, इसका काम क्या होगा, तो ये फल का निर्माण करता है। ये ध्यान रखना, फूल में ये फल का निर्माण करेगा, और ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करेगा मेरे भाई, तो वो एग का निर्माण करता है। और इसी में मेरे भाई एक चीज और होता है जिसकी हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर ओव्यूल बनता है। ये जो ओव्यूल बनता है, ये इसको ओव्यूल कहते हैं, जिसको बीजांड कहते हैं। ओव्यूल कहने का मतलब है मेरे भाई इसमें ओव्यूल भी होगा। और ये ओव्यूल किसका निर्माण करेगा, तो कहेंगे यहां पर ये बीज का निर्माण करता है। तो एक बात तो पता चल गया कि फूल का फीमेल पार्ट हमारा ये होगा। लेकिन फूल का मेल पार्ट कौन होगा, तो फूल के मेल पार्ट की तरफ अगर चलते हैं तो इसमें छोटे छोटे जो कण होंगे उसको परागकण कहते हैं। लेकिन ये जो थैलीनुमा संरचना बना हुआ गोला सा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलीनुमा संरचना को, इसको हम लोग परागकोश के नाम से जानते हैं। और परागकोश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर एंथर कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर जो छोटे छोटे कण हैं मेरे भाई, परागकोश के अंदर जो छोटे छोटे आपको कण दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम लोग यहां पर परागकण के नाम से जानते हैं।
छोटे छोटे कण होंगे तो उसको परागकण कहेंगे, और इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को इंग्लिश में हम लोग पोलन ग्रेन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा पोलन ग्रेन्स हो गया। अब दूसरी बात ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट भी क्या होता है, तंतु इसको कहते हैं, जिसको फिलामेंट कहते हैं। तो इसमें ये कलर जो दिख रखा है, ये सब हमारा मेल पार्ट होता है, और लाल वाला कलर में दिखा है ये सब फीमेल पार्ट है। अब आप देख लीजिए, नर और मादा दोनों की बात कर रहा है। तो मेरे भाई नर में अगर देखेंगे तो परागकोश, परागकण, यही सब हमारा होगा, या तंतु होगा। तो आप कहेंगे हमारा कौन सा होगा, तंतु हो सकता है। नर की बात करें, जो पहले है उसको पहले रखेंगे, और यहां पुंकेसर की बात करेंगे तो पुंकेसर भी हमारा मेल पार्ट है, तो ये भी हमारा हो सकता है, ये भी हमारा हो सकता है। लेकिन पुंकेसर अगर मेल पार्ट है तो परागकोश भी तो मेल पार्ट ही है। इसका मतलब मेरे भाई ये दोनों के दोनों मेल पार्ट हो गए, लेकिन मेल और फीमेल दोनों को खोज रहा है, इसलिए ऑप्शन छट जाएगा। ये दोनों मेल पार्ट्स हो गए। यहां पर अगर देखिएगा तो तंतु आपका क्या है, तो कहेंगे यहां पर मेल पार्ट्स हैं। वर्तिकाग्र की बात करते हैं तो ये हमारा यहां पर फीमेल पार्ट है। चलो ये तो हमारा ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहां पर, कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमारा परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, और जो अंडाशय है मेरे भाई इसके अंदर हम कहते हैं ओवरी की बात कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे युग्मक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की बात नहीं कर रहा है, ये युग्मक की बात कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, युग्मक की अगर बात करता है, जो यहां पर पॉलिनेशन में भाग लेता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हमारा परागकोश के अंदर परागकण होंगे, और अंडाशय से क्या होगा तो कहेंगे यहां पर हम कहेंगे ओवरी की बात करेगा। तो ये एक्चुअली में हमारे युग्मक कहलाते हैं, ये युग्मक होते हैं ये दोनों। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग सी करेंगे। ये हमारा छठ इसलिए जाएगा क्योंकि ये उसका पार्ट है, लेकिन ये उसके क्या है तो कहेंगे यहां पर युग्मक है, यानी ये चीज आपको ध्यान रखना, वो गैमेट्स के रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग क्या करेंगे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है, और कह रहा है कि मटर के पौधे में एक्सपेरिमेंट किया गया, किसके द्वारा किया गया था। आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई उस साइंटिस्ट का नाम, जिस साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर हम लोग फादर ऑफ किसके नाम से जानते हैं, आप सभी लोग बता दीजिए मेरे भाई। अनुवांशिकी का पिता हम किसको कहते हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसमें एक शुद्ध लंबे पौधे, जब भी लंबा पौधा की बात होगा ना तो इसमें कैपिटल टी को हम लोग लेते हैं, और जब बोना पौधा की बात होती है, छोटा पौधा की बात होती है, तो इसमें याद रखना स्मॉल टी का एक्युमुलेशन होता है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी का हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग हाइब्रिड कराते हैं, उसको संकरित कराते हैं, उसका संकरण कराते हैं, उसको हम लोग क्रॉस कराते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि लंबा पौधा और बोना पौधा का जब संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो सभी पौधे लंबे होते हैं। ये उनके पहले जनरेशन में, F1 जनरेशन में ये प्राप्त हुआ था मेंडल को। मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे पर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उनको उस समय में क्रोमोसोम वगैरह के बारे में पता नहीं था, उसी पर मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 7 लक्षण को ढूंढा था। तो यहां पर एक छोटा एक बड़ा पौधा को लिया, संकरित कराया। अब मेरे भाई जब दोनों का संकरण कराया गया तो लंबा पौधा और फिर हमारा बौना पौधा, जिसको हम लोग छोटा पौधा कह दिए, जब इनको संकरित कराया गया यहां से, तो हमारा पहला जनरेशन में सभी पौधे लंबे हो गए। आप इसको तोड़ करके भी समझ सकते हैं, ये हमारा कैपिटल टी गैमेट्स में टूट जाएगा। इसको भी आप गैमेट में तोड़ लीजिए, आप गैमेट में तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इसका इसके साथ क्रॉस करा दीजिए, फिर इसी का इसके साथ क्रॉस करा दीजिए। तो एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी इसका, और कैपिटल टी स्मॉल टी इसका भी सेम इसी तरीके से इसका क्रॉस करा दीजिए इनके साथ, तो यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसी का करा दीजिए इसके साथ, तो यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी। मेरे भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब बड़ा पौधा और छोटा पौधा। लेकिन बड़ा पौधा जो होता है वो छोटे पौधे पर हमेशा प्रभावी होते हैं, इसलिए हम कहते हैं सभी पौधे लंबे मिल जाते हैं। तो ये आपका F1 जनरेशन हमारा होगा, और ऐसे केस में हम कहते हैं यहां पर सभी पौधे होंगे वो लंबे होंगे। तो मेरे भाई यहां पर सभी पौधे कैसे होंगे, आप ध्यान रखेंगे, सभी पौधे हमारे यहां पर लंबे प्राप्त होंगे। तो सभी पौधे हमें लंबे प्राप्त होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जब ये फर्स्ट जनरेशन में हमारा होता है, F1 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब सेकंड जनरेशन की हम बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में से उठाते हैं किसी दो को, और जब दो को उठाते हैं तो यहां पर हमारा स्मॉल टी कैपिटल टी इन दोनों में क्रॉस कराते हैं। जब इन दोनों में क्रॉस कराइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, यहां पर हमें प्राप्त होगा कैपिटल टी, गैमेट में तोड़ेंगे स्मॉल टी, फिर इसको तोड़ेंगे कैपिटल टी, और फिर स्मॉल टी में गैमेट्स में तोड़ेंगे। जब गैमेट्स में तोड़ेंगे तो इसका क्रॉस करा के देख लीजिए, आप एक का दोनों के साथ कराइए तो कैपिटल टी मिलेगा,
फिर इसका इसके साथ कराइएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। फिर इसको क्या करेंगे मेरे भाई, तो इसको इसके साथ करा दीजिए तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। फिर इसको इसके साथ करा दीजिए तो आपको पता चलेगा कि यहां पर स्मॉल टी मिल गया। आप तीन केस में देखिए यहां पर कैपिटल टी यानी कि सभी लंबे पौधे की बात कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे पौधे भी प्रभावी होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे पौधे प्रभावी होंगे। लेकिन मेरे भाई आप इसको अगर देखिएगा ये दोनों के दोनों छोटे हैं, यहां पर ये हमारा एगो जो हमारा ये बौना निकलेगा। तो आप कह सकते हो ये तीनों तो लंबे ही होंगे, क्योंकि हमारा कैपिटल टी जो होगा वो हमेशा स्मॉल टी पर प्रभावी होगा, इसीलिए इसके रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, तो 3 अनुपात हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि 3 को तो हमारे लंबे होंगे और 1 हमारे छोटे होंगे, तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा और इसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। तो ये हमारा कैसा होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे फिनोटाइप के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे 3 अनुपात यहां पर 1 करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो शुद्ध लंबे से छोटे पौधे का अनुपात हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई शुद्ध लंबे यानी कि शुद्ध लंबे की अगर बात करते हैं तो शुद्ध लंबे और छोटे पौधे का अनुपात हमारा क्या होगा, ये आपका पूछा गया है। तो इस तरीके से आप आंसर क्या करेंगे, पीडी में F2 पीडी में शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबा पौधा ये तीनों हो जाएगा, शुद्ध लंबा पौधा ये तीनों हो गया और एक बौना पौधा ये हो गया, तो 3 गो ई 1 गो ई 3 अनुपात 1 हो जाएगा। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आंसर सही कर लेना। तो इस तरीके से आंसर करते हैं, इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा है फिजिक्स का, हमको नहीं लगता कि आपको यहां पर कुछ करने की जरूरत है, आप अचानक मेरे भाई आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। शिप्रा यादव जी कह रही हैं कि बीपीएससी 380 में मेरा 78 मार्क्स आया है, फीमेल में कितना जाएगा अदर स्टेट का। शिप्रा जी आपका संभावना है सिलेक्शन होने का 6 to 8 में अगर हैं आप तो, ठीक है। 78 मार्क्स कम नहीं होता, अच्छा मार्क्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी की बात कर रहा है और दर्पण कैसा है, तो अवतल दर्पण है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी होता है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, लेकिन उसके सामने में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसको रख दिया गया, एक वस्तु को रख दिया गया। अब मेरे भाई आप बताइए, अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा तो 20 सेंटीमीटर क्या होगा, उसका वक्रता केंद्र नहीं होगा। और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र एक ऐसा जगह होता है जहां वस्तु को रखेंगे उसी जगह पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा। तो मेरे भाई एक बात समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आया तो आप इसको देखिए गौर से, क्योंकि बेसिक आपको नहीं पता होगा तो गलतियां होगी, चाहे आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन जो लोग इसको पढ़ रहे होंगे और जो लोग लगातार कर रहे होंगे, हमको लगता है कि वो लोगों के आंसर्स आ जाएंगे। इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, थ्योरी की क्लासेस, मेरी क्लासेस अभी चल रही है और ये थ्योरी क्लासेस की अगर हम बात करें ना, ये थ्योरी क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होगा, जिसमें आपको फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री की बात करेंगे और साथ में आपको बायो की बात करेंगे। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको ये थ्योरी क्लासेस में मिलेगी। और आपको एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों जो है ये क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि ये अखंड ज्योति बैच के नाम से है आपका है। ये किस नाम से है तो आपको ध्यान रखना है, ये अखंड ज्योति बैच हमारा है। इस अखंड ज्योति बैच से आप जुड़ेंगे तो आपको यहां पर क्या होगा, तो आपके थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी एकदम दनादन बनेंगे, क्योंकि इसमें कंप्लीट हम यहां पर चर्चा उसी की बात करते हैं जो कि हमारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चंस धड़ल्ले से बनेगा, आप मौखिक बनाओगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि आप 6 to 8 9 10th की तैयारी करते हैं या 6 to 8 की तैयारी करते हैं या 9 10th की तैयारी करते हैं, आप सभी लोगों के लिए हमारा अखंड ज्योति बैच चल रहा है। आप इससे जोड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर ले सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और ये दर्पण कैसा, तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हमारा इधर है, कर्व इधर है, तो सेंटर इधर होगा। सेंटर और सेंटर, इसको पोल कहते हैं। सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा, तो कहेंगे फोकस, मुख्य फोकस होगा। और हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि कोई भी दूरी हम लोग कहां से मापते हैं, तो पोल से मापते हैं। पोल से अगर मुख्य फोकस इधर है तो फोकस दूरी हमारा ये होगा। और ये फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि 10 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यहां से, कोई भी दूरी पोल से मापते हैं, तो अगर यहां से यहां 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु को कहां रख रहे हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, दर्पण के सामने रख रहे हैं। तो ये तो दर्पण के पीछे है, दर्पण के सामने इधर, यानी कि वस्तु इधर ही रहेगा। तो मेरे भाई अगर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो 10 तो यही हो गया और 10 यहां से यहां हो गया। तो मेरे भाई वस्तु कहां रहेगा, तुम ही बता दो कि वस्तु यहां पर नहीं आ जाएगा। ये वस्तु की दूरी, हमारा वस्तु की दूरी को यूज दिखाते हैं और वह 20 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, यानी वस्तु हमारा यहां है।
अब ये दर्पण की ऐसी पहचान है कि अगर तुम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हो तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रतिबिंब बनेंगे मेरे भाई कहां बनेंगे, तो इसी जगह पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और ये वैसा जगह होता है जिस जगह पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, इसके बाद कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आपको बराबर आकार का समान प्रतिबिंब देगा। लेकिन इधर बन रहा है तो हम कहेंगे काल्पनिक, वास्तविक होगा, वास्तविक है तो उल्टा भी है, तो समान आकार का भी बनेगा। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा। मेरे भाई दर्पण के आगे की कहानी है, तो दर्पण पीछे इधर होता है, तो इसके बारे में हम सोचे भी नहीं। और दर्पण के पीछे काल्पनिक होता वो तो होगा ही नहीं, वास्तविक होगा, समान आकार का होगा। दर्पण तथा फोकस के बीच में बनेगा, एकदम नहीं। कहां बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, बिल्कुल बनेगा मेरे भाई। वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं, उसी पर बनेगा। और हमको लगता है कि आप सभी लोग यहां पर मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर आप सी जरूर किए होंगे, अगर नहीं तो आपको कहीं ना कहीं थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। और अवतल दर्पण एक ऐसा हमारा ऐसा दर्पण इससे बड़ा, छोटा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑनेस्टली अगर आपको कहीं से भी वीकनेस अगर फील हो रहा है आपके सब्जेक्ट में और आपको लगता है कि हमको कुछ करना है, तो जान झोंक दीजिए, मौका बार बार नहीं मिलता है। और बेहतर तरीके से थ्योरी की क्लासेस हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आपके एग्जाम वैसे भी फरवरी, मार्च या फिर जनवरी फरवरी से पहले टीआरई 4 नहीं होगा, ये लिख लीजिए आप। अभी आपके पास 4-5 महीने का समय है। थ्योरी को तो आप रगड़ के पढ़ लीजिएगा, इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता आपसे एग्जाम ना निकले। बशर्ते कि शिद्दत आपके अंदर होनी चाहिए, ऑनेस्टी आप में होना चाहिए। कंटेंट हम लोग देने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, आपको जितना मिलना है उतना देंगे ही, ठीक है। बस आप काम तो करिए अच्छे से, एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए अवतल लेंस की बात होती है मेरे भाई। एक बात आप समझिएगा, हम यहां पर एक बात आपको बताना चाहते हैं और क्वेश्चंस इससे आपके आसान हो जाते हैं। अगर दर्पण में अगर देखिएगा तो उत्तल दर्पण की जो कहानी होती है ना, उत्तल दर्पण की जो कहानी होती है वो कुला मिलाकर के मेरे भाई अवतल लेंस की कहानी की तरह होती है। तो जो उत्तल दर्पण करेगा वो अवतल लेंस करता उल्टा होता है। दर्पण है तो उत्तल, लेंस है तो अवतल। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की कहानी हमारा एक जैसी होती है। तो ये जो रिलेशन है मेरे भाई, ये दोनों रिलेशंस को ध्यान रखना है। अब यहां पर अवतल लेंस अगर बोल रहा है तो अवतल लेंस तो हमारा यहां है, तो अवतल लेंस उत्तल दर्पण की तरह होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। इससे बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इससे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे भाई, हमेशा काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक होगा तो कैसा होगा, तो कहेंगे सीधा होगा। और याद रखना मेरे भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा और हमेशा ही छोटा ही बनाता है, ये कभी बड़ा नहीं बनाएगा, ये हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब देता है। तो आपको अगर उत्तल दर्पण के बारे में पता है तो आप अवतल लेंस भी आप डायरेक्ट कह सकते हो। तो यहां पर आप अवतल लेंस की बात कर रहे हो, इसका मतलब उत्तल दर्पण की कहानी याद करो, तो आप कहोगे कि मेरे भाई बड़ा प्रतिबिंब तो नहीं देगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण चूंकि अवतल लेंस मतलब उत्तल दर्पण, तो ये तो नहीं देगा बड़ा, छोटा देगा, छोटा यहां भी, छोटा यहां भी। अब कैसा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, वास्तविक तो होगा नहीं। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर दीजिए, ना ये होगा ना ये होगा। आंसर हमारे क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहां पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ना, तो श्वेत परत के निचले भाग से मेरे भाई हमारी आंखों का जो श्वेत परत होता है, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो हमारा आंख कैसा होता है मेरे भाई। हम अपने आंखों का इमेज अगर देखना चाहते हैं तो हमारा आंख कुछ ऐसा ही होता है। ये हमारे आंख की बात हो रही है। इस आंख में अगर देखिए तो एक यहां पर काला पोर्शन होता है, लेकिन इस काले की अगर बात करके इसको छोड़ दिया जाए, इसमें जो व्हाइट पोर्शन होता है अगर हम उसकी बात कर लें, तो ये जो यहां पर व्हाइट पोर्शन इसमें होता है, हम यहां पर जो व्हाइट यहां पर पोर्शंस की हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाइट पोर्शन हमारा यहां पर स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है। SCLERA, स्क्लेरा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जिसको हम लोग श्वेत पटल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग यहां पर श्वेत पटल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा श्वेत पटल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला कि श्वेत पटल के नीचे, यानी कि इस पटल के अंदर वाली परत की बात कर रहा है, उससे संबंधित अंदर की ओर, किसके ओर, अंदर की ओर, उसके अंदर की ओर, उस लेयर के अंदर की ओर उपस्थित काले रंग की झिल्ली को क्या कहते हैं। तो मेरे भाई वो हमारा क्या होता है, क्योंकि हमारी आंखों के जो लेयर होते हैं सबसे ऊपर में अगर देखिएगा तो सबसे ऊपरी भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद अंदर का लेयर आपका
हमारा स्क्लेरा का होता है, उसके अंदर में अगर देखें तब हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह जुड़े होते हैं। तो जो काला काला जो परत होता है वो हमारा ब्लड वेसल से जुड़ा होता है, हमारा कॉर्निया ब्लड वेसल से जुड़ा नहीं होता है, इसलिए कॉर्निया को डोनेट करता है, जो ऊपरी भाग को कहते हैं। तो मेरे भाई ब्लड वेसल्स होंगे, रक्त का पटल होगा, उसमें ब्लड वेसल्स हमारा कनेक्टेड होता है, तो उसकी हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम की हम बात कर रहे हैं। आप बताइए मेरे भाई कि ओम के नियम की बात करेंगे तो किसको ये चीज नहीं याद आता है कि V इक्वल टू आर आई होगा, और ये कौन सा नियम है मेरे भाई? तो हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारा ओम का नियम है। और ओम का नियम हमेशा याद रखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड होता है। ये हमारा किस पर डिफाइंड होता है? तो आपको ध्यान रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड होता है। आप एक लाइन में इसको जान लीजिए, ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइंड होता है, तो होता है एक लाइन में आप जान लीजिए, ओम का नियम हमारा यही कहता है। सीधा सीधा पूछा है मेरे भाई, आप किसी भी रिलेशन को आप मिला करके देख लीजिएगा। V स्क्वायर तो हम सोचबे नहीं करेंगे कहीं पर, क्योंकि V इक्वल टू आर आई है। जब V इक्वल टू आर आई होगा तो ये भी रिलेशन हमारा नहीं होगा, क्योंकि I इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको अलग करिएगा, I को सेपरेट करिएगा, तो I इक्वल टू V बाय आर होगा। लेकिन ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन मेरे भाई ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें से होगा क्या तब? तब तो हम लोगों को मेरे भाई ऑप्शन ई का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की हम बात करते हैं। एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि फ्लेमिंग का एक तो बाएं हाथ का नियम होता है और फ्लेमिंग के एक तो दाएं हाथ का नियम होता है। तो बाएं हाथ और दाएं हाथ की अगर हम बात करते हैं ना, तो बायां हाथ आप अपना निकालिए और इन तीनों उंगली को बाहर करिए, दो उंगली को छुपा लीजिए, तीन उंगली को बाहर कीजिए। इसमें से जब आप देखिएगा तो ये वाला थंब होता है और ये फोर्स को बताता है, और ई वाला जो आपका इधर वाला है इसको हम लोग कहते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र, जिसको मैग्नेटिक फील्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। और ई वाला जो आपका होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर ये करंट की दिशा को बताता है। तो मेरे भाई हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? लेफ्ट साइड में 5, राइट साइड में भी 5। तो ये 5 में से मिडिल कौन होगा? ये वाला मिडिल उंगलियां हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लेना है, और उसके हिसाब से बोला गया, उसके अनुसार से बोला गया है कि हमारा बीच वाली जो उंगली है, बीच वाली उंगली क्या प्रदर्शित करती है। तो हमारे हाथ में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, फ्लेमिंग के पास भी हमारा 5 ही उंगली था, और लेफ्ट हैंड में जो बीच वाली उंगली है, ये वाली उंगली की बात कर रहे हैं। बीच वाली उंगली को मतलब ये वाली उंगली, तो इसकी अगर बात करते हैं, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा। बीच वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं, बीच वाली उंगली को मध्यमा कहते हैं। वो बीच वाली जो उंगली है मेरे भाई, ये वाली है, क्योंकि 2 इधर बचा हुआ है, इसको मध्यमा कहते हैं, और ये हमारे करंट के डायरेक्शंस को बताता है। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई, वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताता है, करंट के डायरेक्शंस को बताता है। और तीनों हमारे फोर्स की बात करेंगे, हम कहेंगे यहां पर फील्ड की बात करेंगे। अगर हम करंट की बात करते हैं तो मेरे भाई तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तीनों एक दूसरे पर क्या होगा, तो कहेंगे तीनों एक दूसरे पर, यहां पर कहेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा मेरे भाई। ये कैसा होगा? तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीनों एक दूसरे पर कैसा होगा, तो कहेंगे यहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारा होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। तीनों एक दूसरे पर हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे यहां पर लंबवत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे। हाँ, थैंक यू। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी सर जो हैं, आप देख सकते हैं, आप लोगों को लगता है कि तैयारी कैसे होता है, अभी आपको विश्वास नहीं होगा। यहाँ पर 3-4 टीचर अभी बैठे हुए हैं, सब लोग क्लास लेते रहते हैं, और आप लोग घर में आराम से सोते हो तो ये टेंशन होता है। यहाँ सब दिन रात मेहनत। अभी देखिए, 1 कप चाय है, अगर आप लोग को पीना है तो बताइए। और अभी आपके इंग्लिश वाले सर, जो इंग्लिश बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, वही सर लेकर के आए हैं। सर को थैंक यू। और अगर आप लोग भी चाय पीना चाहेंगे तो आपको भी पिला देंगे, है जिसको भी पीना है बताइए, आप लोग को भी चाय पिला देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार, मेरे भाई लंबे विद्युत धारावाही तार, लंबे विद्युत धारावाही तार, एक तार है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, लेकिन वो लंबा है। ठीक है, अब कहता है इसमें कि तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र बनता है, बिल्कुल बनता है। जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा, तो मेरे भाई सर्कुलर बनता है। जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वायर के चारों तरफ, वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। जैसे कि आप यहां पर देखिए, ये हमारा क्या, तो एक तार है,
और इस तार की अगर हम बात करते हैं, इसमें करंट अगर फ्लो करेगा ना, इसमें वृत्त बनता है, और वृत्त हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके हमारा वृत्त बनता है, ऐसे करके। तो मेरे भाई इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हम कहते हैं कि ये जो दिशा इस तरह से रोटेट, जैसे ये है, करंट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये क्या है तो कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं यहां पर मेरे भाई, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा प्राप्त करनी होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करने के लिए हम लोग मैक्सवेल रूल पढ़ते हैं। हम लोग कौन सा रूल पढ़ते हैं मेरे भाई? हम लोग यहां पर मैक्सवेल रूल पढ़ते हैं, और यही मैक्सवेल रूल ने दिया है। तो अगर करंट का फ्लो इधर होगा तो उंगली को ऐसे राइट करंट, हम लोग मैक्सवेल रूप में हम लोग दायां हाथ लेते हैं, और दायां हाथ में जो अंगुली हमारा अंगूठा होता है ना, वो करंट के डायरेक्शन में होता है, और ये जो हमारा होता है, ये चारों उंगली, ये फील्ड का डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो करंट का डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बताओ दोनों में 90 डिग्री कौन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल ऐसे रखिएगा तो 90 डिग्री बनेगा। आप देख करके देखिए, ऐसे कीजिए, अपने दाएं हाथ को अंगूठा और ये चारों उंगली के बीच में 90 डिग्री कौन बनेगा, और हम कहते हैं कि जो हमारा करंट होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कौन बनाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो दिशा हमें प्राप्त हुआ मैक्सवेल रूल के द्वारा प्राप्त हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? तो कहेंगे वो हमारा यहां पर मैक्सवेल रूल डिसाइड करेगा, उसी से हम लोग पता करते हैं। और मैक्सवेल रूल की अगर बात करते हैं ना, इसको हम लोग यहां पर कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। अगर इसको कॉर्क स्क्रू रूल हम यहां पर कह रहे हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कॉर्क स्क्रू रूल होता है, इसको हम लोग सिंपल दाएं हाथ का नियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको दाएं हाथ का नियम भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको दाएं हाथ का नियम, सिंपल दाएं हाथ का नियम लिखेगा, यहां फ्लेमिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल दाएं हाथ के नियम को हम लोग कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा मेरे भाई? चुंबकीय क्षेत्र के 100 केंद्रीय क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होगा। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। इसमें कितने सारे वृत्त बने हैं? बहुत सारे बने हैं, और सबका केंद्र तो हमारा क्या है? तारे है। ये केंद्र हमारा होगा, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट मेरे भाई, उसका केंद्र हमारा तार होगा, ध्यान रखेंगे। आगे कहता है, सही वर्णन करने के बाद आगे तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा जो होगी वो तार के समानांतर होगी। हम अभी जस्ट कह रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र की बात करते, ये तार है हमारा ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा कि 0 डिग्री होगा? समानांतर मतलब 0 डिग्री और लंबवत मतलब 90 डिग्री। तो मेरे भाई यहां पर समानांतर तो नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र रेखा और तार के बीच में कितना डिग्री? तो 90 डिग्री कोण बनता है, ये गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, पहला सही है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा की अगर हम बात करते हैं ना, वो अक्षीय होती है मेरे भाई। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा अक्षीय थोड़ी होती है, ये एक्सिस भी है, करंट का डायरेक्शन हमारा होता है, एक्सिस के अलोंग करंट के डायरेक्शन होंगे। एक्सिस के अलोंग कभी भी मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके चारों तरफ होगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर अक्षीय बोल करके गलत कर दिया। तो आपको ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट रॉन्ग समझना है। एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, ऑप्शन नंबर ए आपके यहां पे राइट हो गए। आगे आप लोग बताइए मेरे भाई, और भी कोई किसी को इसमें कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई? कहता है कि निम्नलिखित में से उल्टा पिरामिड की बात कर रहा है, किसमें हमारा इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा? एक बात तो हम लोग जानते हैं कि पिरामिड्स ऑफ एनर्जी की जब बात करेंगे ना, तो ऑलवेज अपराइट, सीधा हमेशा बनेगा। हम पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सीधा बनता है हमेशा। इसलिए ऊर्जा के पिरामिड अगर दे रखे हैं तो ये ऑलवेज सीधा बनाएगा, ये कभी उल्टा होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला दे रखा है घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या के पिरामिड। मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि पिरामिड्स ऑफ नंबर में दो चीज आता है। पिरामिड्स ऑफ नंबर में हमारा क्या आएगा? एक तो हमारा यहां पर ग्लासलैंड इकोसिस्टम आएगा, या फिर आप कह सकते हैं लैंड का हमारा क्या आएगा? तो कहेंगे लैंड मतलब भूमि की बात कर रहे हैं, तो हमारा लैंड्स ऑफ पिरामिड की बात करेंगे। और एक हमारा क्या होगा? तो कहेंगे पानी की बात करेंगे। तो एक एक्वेटिक होता है, एक लैंड होता है। जो लैंड होता है वो अपराइट बनता है, और जो एक्वेटिक होता है वो हमारा इन्वर्टेड बनता है। तो यहां पर मेरे भाई ये लैंड की बात कर रहा है, तो ये तो अपराइट हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं हो, चुकी हमें उल्टा की बात कर रहा है। अगला कह रहा है मेरे भाई कि घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे जैव भार के जो पैरामीटर होते हैं, जिसको बायोमास ऑफ पैरामीटर कहते हैं, ये ऑलवेज हमारा क्या होगा मेरे भाई? तो ये ऑलवेज हमारा इन्वर्टेड बनता है। ये ऑलवेज हमारा कैसा होगा कि यहां पर ऑलवेज हमारा इन्वर्टेड, ये भी हमारा बनेगा।
तो ये ऑलवेज इन्वर्टेड मतलब ऑलवेज उल्टा बनेगा कौन, तो कहेंगे यहां पर बायोमास ऑफ पिरामिड की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आप राइट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, कह रहा दिए गए कथनों को पढ़िए और उसके बाद आंसर बता दीजिए। मेरे भाई विद्युत धारा हमारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जान लीजिए। विद्युत धारा को अगर आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा ये सदिश क्यों नहीं है, ये अदिश कैसे हो गया। अब करंट इस वायर में जाएगा तो मान लेते हैं यहां पर 5 एम्पियर करंट गया, इधर से मान लेते 3 एम्पियर करंट गया, तो यहां से जब निकलेगा तो यहां से जब करंट निकलेगा तो दोनों को जब जोड़ेंगे तब 5 3 8 हो जाएगा, तो कहेंगे यहां से हमारा कितना, तो 8 एम्पियर करंट हमारा निकलेगा। मेरे भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसी सदिश को जोड़ने के लिए ना आप किसी अलजेब्रिक सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब आप डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ 3 बराबर 5 कह रहे हैं। तो अलजेब्रिक सम वो ही फॉलो करता है जो अदिश होता है। ये हमारा क्या है कि इसमें दिशा भी है परिमाण भी है, दिशा मतलब दिख रहा है और परिमाण भी। करंट हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल जाता है, वो भी दिशा डिफाइंड है, और कितना एम्पियर का है 5 एम्पियर का, वो भी डिफाइंड। इसका मतलब इसमें परिमाण भी है दिशा भी है, फिर भी ये अदिश है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, ये हमारा स्केलर के एडिशन रूल को फॉलो करते हैं, इसको अलजेब्रिक सम कहते हैं। आप डायरेक्ट जोड़ दिए और तुरंत कह दिए किससे निकलेगा, हमारा इतना ही निकलेगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है मेरे भाई, तो ये हमारा अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। ये किसको, तो कहेंगे ये हमारा अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। और अगर ये अलजेब्रिक सम को यहां पर फॉलो करता है, अगर ये अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है तो ऐसी परिस्थिति मेरे भाई ये अदिश हो जाएगा। सदिश होने के लिए वेक्टर सम को फॉलो करना चाहिए, और वेक्टर में आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि पहला ऑप्शन तो मेरे भाई यहां अदिश राशि है, ये बिल्कुल राइट हो गया, क्योंकि अलजेब्रिक सम को फॉलो करता तो अदिश हो गया। परिमाण था दिशा था फिर भी ये अदिश हो गया, क्योंकि ये अदिश राशि को फॉलो कर रहा है, यानी अलजेब्रिक सम को फॉलो कर रहा है। यह सदिश का योग कह रहा है, इसमें मेरे भाई एक वेक्टर एडिशन की हम बात करते हैं ना, ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये अदिश के नियम का पालन करता है, ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, ये सही है, ये भी सही है, और इसी के कारण ये अदिश हो गया। इसका मतलब असर्शन भी रीजन, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का दे रहा है। तो मेरे भाई इस परिस्थिति में अगर ऐसा होता है तो हम लोग आंसर ए लगा के आते हैं और कहेंगे इसमें से हमारा ए और आर दोनों सही होंगे, और असर्शन रीजन का असर्शन हमारा सही स्पष्टीकरण हमें मिल रहा है। तो आंसर यहां पर करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट में किसी पिंड का हमारा आभासी भार जो होगा उसके वास्तविक भार से हमारा क्या होगा, तो अधिक कब होगा। देखिए 2-3 केस आपको ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं कि लिफ्ट में अगर आपसे बोलेगा आपका जितना वास्तविक भार है ना उतना भार कब मिलेगा, तो 3 केस याद रखना है उसके लिए। 3 केस ऐसे केस हैं जिसमें हमारा भार वास्तविक भार ही होगा। जैसे सबसे पहला केस हम ये कहेंगे, अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो उसमें जो भी वस्तु होगा ना उसका भार वास्तविक होगा, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा कि लिफ्ट अगर एक समान वेग से, कंडीशन है लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर या एक समान वेग से नीचे अगर आती है, यानी उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान वेग से ऊपर या एक समान वेग से अगर नीचे आ रही है, उस परिस्थिति में भी हम कहते हैं कि लिफ्ट के अंदर जो भी वस्तु अगर 50 किलो तो 85 किलो उसका वजन दिखाएगा। तो एक समान वेग इंपॉर्टेंट है, चाहे ऊपर जाए कि चाहे नीचे जाए। समझ में आ गया। एक तो हमारा लिफ्ट रुकी हुई है, उस कंडीशन में हम कहेंगे जो वस्तु का भार होगा लिफ्ट के अंदर वास्तविक भार होगा। तो 2 केस तो खत्म हो गया, 3 केस खत्म हो गया। ये तीनों केस के लिए हो गया कि वास्तविक भार मिलना है। चौथे केस की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यदि लिफ्ट हमारा ऊपर की ओर जाएगा ना, जब लिफ्ट हमारा किधर जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे लिफ्ट में रखी वस्तु का भार ज्यादा होगा, और जब नीचे आएगा त्वरित गति से तब हम कहेंगे लिफ्ट में रखी वस्तु का भार कम हो जाएगा। लेकिन त्वरित गति से ऊपर, त्वरित गति से नीचे, अगर ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा, नीचे आएगा तो भार घटेगा। इतने ही केसेस। और अचानक रस्सी टूटेगा तो भारहीन होगा, यही केसेस होते हैं। तो मेरे भाई अगर भार वास्तविक भार से अगर अधिक हो रहा है, इसका मतलब लिफ्ट किधर जाएगा, तो कहेंगे लिफ्ट हमारा ऊपर जाएगा, लेकिन त्वरित गति से जाएगा। कैसे जाएगा? त्वरित गति से जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर नियत गति लिख दिया, और नियत गति में तो वस्तु का भार वास्तविक भार के बराबर हो जाता है ना, तो ये ऑप्शन छट गया। नीचे की ओर तो सोच भी नहीं करेंगे, किधर जाएगा? ऊपर की ओर त्वरित गति से होता तो आंसर होता। नियत वेग फिर नहीं सोचेंगे, तो मेरे भाई इसमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, तो आप कहेंगे मेरे भाई कि लिफ्ट हमारा त्वरित गति से किधर जाना चाहिए, यहां पर त्वरित गति से
त्वरित गति से ऊपर की ओर अगर जाती है, ऊपर की ओर अगर जाती है तो वैसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन की ऊपर की ओर अगर जाएगी तो वैसी परिस्थिति में हम लोग यहां पर आंसर करते हैं। ऊपर की ओर जाएगी तो याद रखना मेरे भाई, वस्तु का जो भार होगा ना उस लिफ्ट के अंदर, इस वस्तु के अगर भार की बात करेंगे तो ये वस्तु का जो भार होगा वास्तविक भार से भी क्या होगा कि यहां पर ज्यादा हो जाएगा। ये वास्तविक भार से भी क्या होगा तो ज्यादा, ज्यादा का मतलब ग्रेटर देन का साइन यहां पर लिख दिया मैंने। तो मेरे भाई आभासी भार उसके वास्तविक भार से ज्यादा कब होगा, वास्तविक भार से अधिक कब होगा, तो कहेंगे वास्तविक भार से अधिक तभी होगा मेरे भाई जब हमारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है। नियत वेग पर हमेशा याद रखना, नियत चाल नियत वेग अगर बोल दिया तो समझ लेना कि भार हमारा जितना है उतना ही बताता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के लिए, मेरे भाई ध्वनि की आवृत्ति नाम से पता चलता है कि ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, समय के साथ बोला गया है कि किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं। तो मेरे भाई एक बात जान लीजिए, इस एरिया से क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो एक तरफ आपका क्या है, तो यहां पर वस्तु का वेग है, इधर वस्तु का वेग है जिसको आप वेलोसिटी कह दीजिए, और दूसरी तरफ आपका क्या है तो यहां पर तापमान, सॉरी दूसरी तरफ आपका क्या है तो कहेंगे यहां पर हमारा समय की बात कर रहा है, और समय को हम क्या कहते हैं तो यहां पर हम टाइम कह दिए। तो मेरे भाई एक बात हम समझते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ होगा ये दोनों एक्सिस है, इन दोनों के बीच में हमारा ग्राफ कोई भी हो सकता है। मान लेते ये हमारा ग्राफ है, कुछ भी हो सकता है, ये हमारा एक्चुअली में जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये ग्राफ है, लेकिन किसके किसके बीच में ग्राफ है, तो मेरे भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं कि V फॉर वेलोसिटी और T फॉर टाइम, तो हम लोग इसको कहते हैं ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये हमारा कैसा ग्राफ है, तो हम कहेंगे ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेग समय हमारा ग्राफ होगा। तो वेग समय ग्राफ जिस ऐसा ही नहीं होगा, इसमें कोई भी लाइन हमारा हो सकता है। तो मेरे भाई अगर वेग और समय के बीच में कोई ग्राफ दिखा रहे हैं, उस ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, तो वेग समय ग्राफ कहेंगे। और आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के आंसर सी करेंगे, राइट, वेग समय ग्राफ हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग मेरे भाई सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, जितने भी लाइक देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक भी कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बढ़िया क्वेश्चंस, हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर्स करके आप लोग बताइए। क्वेश्चंस आपका बेहतर है, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। हम एक बार सभी लोगों को देखते हैं। आकृति मिश्रा जी हैं, बम जी हैं, मुनाब जी हैं, रूपा जी हैं, और कंचन जी, महेश जी, केवी एकेडमी, खुशी, बताइए आप सभी लोग, सुमन पॉल जी बताइए, आंसर्स करके बताइए, कंचन जी बताइए। देखते हैं इसके आंसर्स आते हैं कि नहीं। हम देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यू आर अ गुड टीचर ऑफ साइंस, थैंक यू मेरे बच्चे। मेरे भाई आप सभी लोग आंसर करके बता दीजिए। बम जी बताइए क्या करेंगे आंसर्स। तो कोई कह रहे हैं बी, कोई कह रहे हैं सी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब है मेरे भाई कि कहीं ना कहीं थ्योरी आपको और आना चाहिए। क्वेश्चंस एकदम लॉजिकली बहुत परफेक्ट है। हम देखते हैं कितने लोग आंसर्स करके बताते हैं। डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन ही नहीं आता है मेरे भाई नोटिफिकेशन तो मैंने डलाया था, अब स्टाफ लोग को बोल देते हैं नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं भी भेजता है, क्योंकि वो लोग भी धरफड़ में रहता है। हम लोग इतना देर तक क्लास लेते हैं और यहाँ पर मामला कुछ और ही हो जाता है। तो मेरे भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन शायद आपका भेजा गया था, लेकिन एक बार चेक कर लेते, नोटिफिकेशन सच्ची में नहीं गया है। ये नोटिफिकेशन डाल दीजिए हो। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कितने लोग करके बताते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर हम आपको करके देते हैं, और आज के बाद मजा। सर ग्राफ समझा दीजिए, आकृति ग्राफ समझिएगा तो समय बहुत लग जाएगा। ठीक है, ग्राफ पर उतना ही हम छोड़ रहे हैं अभी। देखिए V और T के बीच में ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे, कोई जिसके बीच में ग्राफ होगा उसका वही नाम हमारा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप से। मेरे भाई जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया ऊर्ध्वाधर रूप से, इसका मतलब सीधा ऊपर की बात कर रहा है। इसमें क्या कह रहा है, तो आप कहेंगे यहां पर सीधा ऊपर की बात हो रही है। सीधा किधर फेंकना, तो सीधा ऊपर फेंकना, यानी जमीन से 90 डिग्री कोण पर फेंकना है। यह भी बात आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कहता है कि ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग जो है, फेंकी गई गेंद का वेग की बात कर रहा है, उसका रिलेशन समय के साथ क्या होगा, यानी वेलोसिटी जो हमारा फेंकी गई गेंद का जो वेग होगा और जो टाइम है इसके बीच में क्या संबंध है, ये पूछा गया है। मेरे भाई एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक्चुअली में ये लॉजिकल क्वेश्चंस है और आपको कंसेप्चुअली समझना है, और जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं ना, आप बस इसको यहां पर गौर करिएगा। अब ये हमारा क्या, तो कहेंगे पृथ्वी है। इस पृथ्वी से हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं। जाहिर सी बात अगर सीधा ऊपर फेंकिएगा
तो सीधा ऊपर का मतलब हम समझा दिए हैं कि ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा ऊपर का मतलब थीटा का मतलब 90 डिग्री होगा। अगर सीधा ऊपर अगर आप फेंकिएगा ना तो आपको किसी ना किसी वेग से फेंकना पड़ेगा, और जब आप इसको वेग से फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है ये वस्तु हमारा ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन एक बात आप बता दीजिए कि मेरे भाई टाइम किसी भी सूरत में बढ़ता है, टाइम किसी भी सूरत में बढ़ता है, और टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम कभी घटता नहीं है किसी का, टाइम ऑलवेज बढ़ता है। अगर हम अभी खड़े हो जाएं, हम पढ़ा भी रहेंगे, आप सो भी जाइएगा तो टाइम बैठेगा नहीं, टाइम चलता रहेगा, टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम पीछे नहीं आएगा। इसलिए टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। समय को कभी आप नेगेटिव सोच ही नहीं सकते, समय हमेशा पॉजिटिव होता है। समय चलता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, आप भले रुक जाइए, तो समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये बात तो है कि मेरे भाई जो वस्तु हमारा ऊपर की ओर जाएगा तो जाहिर सी बात है इस दौरान में क्या होगा कि समय हमारा बढ़ते जाएगा और इसकी दूरी भी बढ़ती जाएगी। अब आप किसी चीज को अगर आप फेंकते हैं तो समय के साथ उसकी दूरी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? आप इसको देखिए कि ऊर्ध्वाधर फेंकी गई गेंद का वेग जो है वो समय के साथ क्या होगा। मेरे भाई मैं उसी को रिलेट करना चाहता हूं। तो यहां पर एक चीज आप जानते होंगे, जो हमारा वेग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग को कहने का मतलब है मेरे भाई वेलोसिटी के बारे में आप समझिए। चलो ऐसे ही शॉर्टकट में लिखते हैं कि वेलोसिटी को v से लिखेंगे, और ये हमारा विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कहेंगे वेग कहलाती है। मेरे भाई विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, समझना गौर से, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। ये जितना ऊपर हमारा जाएगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा उसमें वेग होगा। लेकिन दूसरी बात आपको समझना है, ये डेफिनेशन ही होता है कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, और विस्थापन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि हमारा न्यूनतम दूरी होता है, और विस्थापन को हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमेशा dx से दिखाते हैं। तो अगर विस्थापन के परिवर्तन की दूरी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मेरे भाई कि dx अपॉन में dt, यानी कहने का मतलब विस्थापन के यहां पर विस्थापन की जो दर होगी, आप कहेंगे विस्थापन की जो दर होगी उसी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या फिर आप जानते हैं इसका डेफिनेशन ही होता है, वेग हमारा क्या होता है, कहेंगे विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम लोग वेग कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन जान, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। आप ये बताइए जब आप किसी भी चीज को फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जाहिर सी बात है उसका दूरी बढ़ेगा, तो दूरी में तो परिवर्तन होगा। जब मेरे भाई ये ऊपर की ओर जाएगा, और ये दूरी न्यूनतम दूरी की हम बात कर रहे हैं, जब ऊपर की ओर जाएगा तो दूरी यहां से हम लोग देखेंगे, इस जगह से हम लोग देखेंगे जहां से उसको हम फेंके हैं, ये बताओ कि दूरी बढ़ेगा कि घटेगा? अरे आप किसी भी चीज को नीचे से अगर फेंक रहे हो और नीचे से उसको देखो, दूरी तो हमेशा बढ़ेगा ही। तो आप कहोगे सर ऐसी परिस्थिति में इस दूरी की अगर हम बात करेंगे ना, ये जो हमारा दूरी है, ये मान हमेशा पॉजिटिव आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप फेंक रहे हैं तो यहां पर अगर 2 मीटर होगा, यहां जाएगा तो 3 मीटर होगा, यहां जाएगा तो 4 मीटर होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना मीटर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब दूरी मेरे भाई बढ़ेगा किसी भी सूरत में। तो हम कहेंगे जो dx हमारा ये दूरी है, न्यूनतम दूरी है, विस्थापन, ये पॉजिटिव ही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर ये हमारा पॉजिटिव है और समय ऑलवेज हमारा क्या तो कहेंगे पॉजिटिव होगा, तो मेरे भाई आप मुझे ये बात बता दीजिए कि अगर हमारा ये पॉजिटिव है, अगर हमारा ये पॉजिटिव है, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो बताओ मेरे भाई जो वेग होगा ये भी हमारा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्या? वेग की बात करते हैं, क्या वेग हमारा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा क्या? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे भाई। आपको ये पॉजिटिव तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये ऊपर की ओर तो जाएगा, लेकिन वह किस पॉजिटिव वेग से जाएगा? मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऊपर की ओर धनात्मक वेग से जाएगा। और हमको लगता है कि बहुत बच्चा इसमें गलत आंसर किया होगा, उसको लगा कि ऊपर जाएगा तो वेग घटेगा और मार देगा नेगेटिव। वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना कि जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर दूरी बढ़ेगा, कहां से? जमीन से। जब दूरी बढ़ेगा, कोई भी चीज बढ़ता तो वो पॉजिटिव ही होता है, और समय कभी नेगेटिव नहीं होता, समय भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। हम कहेंगे जो वेग हमारा होगा ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, यानी वो धनात्मक होगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ये फिजिक्स है, इसी को फिजिक्स कहते हैं मेरे भाई। और ये सारी चीजें जो है ना आपको पढ़ते पढ़ते आएगा। दूसरा हमारा स्क्रू है, बॉल बियरिंग की बात करते हैं, जूता के तल की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, जो स्क्रू अगर हम लोग ऐसे करके टाइट करते हैं, नट बोल्ट को टाइट करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं बॉल बियरिंग, जो देखे होंगे चक्का वगैरह जो आपका फिट रहता है साइकिल वगैरह का, बॉल बियरिंग अंदर में बॉल होता है। और उसके बाद जूते के जो तल होते हैं, जो जूता हम लोग पहनते हैं, उसके नीचे वाला जो होता है जमीन में घर्षण करेगा। बॉल बियरिंग में घर्षण होगा जब वो घूमेगा, हमारा बियरिंग जब घूमता है तो उस समय होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं स्क्रू का, जब स्क्रू कसेंगे तो उस समय भी घर्षण होगा। तो मेरे इन सभी में घर्षण होगा। तो आपको पता होगा कि घर्षण क्या करता है। तो घर्षण कभी भी मेरे भाई किसी भी चीज को क्षति पहुंचाता है।
और खास करके वैसे तो घर्षण हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों रखता है, हम लोग चल पाते हैं घर्षण के कारण। लेकिन एक बात तो है मेरे भाई कि अगर आप जूता अगर आप पहनते हैं, जूता धीरे धीरे घिस जाता है, वो घर्षण के कारण होता है। और आपको ध्यान रखना कि इसमें भी घर्षण होगा, ये सब भी घिसेगा। तो अगर घिस जाता है तो घर्षण के कारण घिसेगा। तो आप कहेंगे घर्षण हमारा नेगेटिव फोर्स लगाता है, हम कहेंगे घर्षण की वजह से क्या होगा, ये सभी सामग्री हमारा घिस जाएगा और क्या करेगा, तो उनको खराब कर देगा और उस परिस्थिति में फिर से आपको बदलना पड़ता है सब। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक बंदूक से गोली दागी जाती है, जिस गोली का द्रव्यमान दे रखा है और गोली को बैरल से बाहर निकलने में इतना समय लगता है, तब तक में उसकी गति इतनी हो जाती है। यानी कहने का मतलब उसकी गति इतनी होती है, यानी कहने का मतलब जब गोली बंदूक से निकलता है तो उस गोली की गति कितनी है, इतनी है, और उसको इतना समय लगता है। तो मेरे भाई ये बताइए कि बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा। यानी गोली को बैरल से बाहर निकलने में इतने समय लगते हैं तथा उसकी गति इतना मीटर पर सेकंड है। अच्छा, ये कह रहा मेरे भाई कि जब गोली बंदूक से बाहर निकली तो उस गोली की गति कितनी हो गई, तो 600 मीटर पर सेकंड, और इतना समय लग गया। आपसे पूछा गया आरोपित बल क्या होगा। मेरे भाई कुछ भी पूछे, आरोपित बल पूछे, कोई बल पूछे, फर्क नहीं पड़ता, F बराबर ma लगाना है। अब आप कहेंगे सर m तो वही रहेगा, और a को क्या लिखते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग त्वरण कहते हैं। अब इसको आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर वेग में परिवर्तन को अगर हम लोग देखेंगे ना तो कितना हो जाएगा वेग में परिवर्तन। तो कहेंगे चलो वेग में परिवर्तन को अगर देखें तो ये m हो गया, वेग में परिवर्तन को कहेंगे फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग हमारा हो जाएगा। और टाइम कितना ले रहा है मेरे भाई, तो कहेंगे dt। अब ये बताइए कि इनिशियली जब हमारा बंदूक के अंदर गोली होगी तो उस समय वो रुकी हुई होगी, ऐसा मान के चलेंगे। तो इनिशियल जो वेग होगा मेरे भाई वो हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा 0 हो जाएगा। फाइनल वेग उसको कितना लग गया, तो मेरे भाई फाइनल वेग कितना, तो कहेंगे 600 मीटर पर सेकंड हो गया, और 120 ग्राम आपको दे रखा है। सब आंसर्स न्यूटन में दे रखे हैं, ये आपको ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसमें 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 600 मीटर पर सेकंड, और इतना होने के लिए कितना समय ले रहा है मेरे भाई, 0.06 सेकंड। दशमलव उड़ाओगे तो यहां पर जाकर के 3 जीरो आपका 2 जीरो बैठ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 जीरो आपका यहां से जाएगा और 2 जीरो आपका यहां से खत्म हो जाएगा। फिर 1 जीरो यहां से जाएगा तो 1 जीरो यहां से जाएगा, 6 से इसको काटोगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और यहां पर 120 गुना 10 करोगे तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई 1200 न्यूटन देगा। अब ऑप्शंस में मेरे भाई यहां पर जो 1200 न्यूटन है वो आपका नहीं है, तो इस परिस्थिति में हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन तो आपका यहां पर रिपीट है। ह्यूगो दे ब्रिज ने क्या कहता मेरे भाई, यहां पर म्यूटेशन थ्योरी दिया था, कहेंगे यहां पर डीएनए, हम लोग कहते हैं यहां पर डीएनए के सीक्वेंस में अचानक परिवर्तन आ जाता है, उसी को म्यूटेशन थ्योरी कहते हैं, वो ह्यूगो दे ब्रिज ने दिया था। सी का तो 2 हो जाएगा, तो सी का मेरे भाई 2 कहां, तो यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे है आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, और मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके एकदम आसान है। माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो आपको मेंशन कर दिया है। माता और पिता का ब्लड ग्रुप कितना, आप किसी का भी ब्लड ग्रुप से किसी का भी निकाल सकते हैं, आप अपना और आप, जैसे कि किसी का बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों है, और हस्बैंड वाइफ का ब्लड ग्रुप अगर पता है तो बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आप अनुमान से यहां से अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन बायोलॉजिकली आप बता सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि यहां पर माता और पिता दोनों की बात कही गई है, तो मेरे भाई यहां पर मदर और फादर दोनों की बात कही गई है। तो आप ऐसा समझिए, एक तरफ मान लेते हैं कि यहां पर माता की बात हो रही है, और दूसरी तरफ किसकी बात हो रही है, तो पिता की बात हो रही है। तो माता और पिता की बात करेंगे तो पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो आपको मेंशन कर दिया कि ए बी है, और माता का ब्लड ग्रुप आपको क्या लिखा है मेरे भाई, ए की बात कर रहा है। माता का ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन मेरे भाई इसको गैमेट्स में तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, तो ए सिर्फ नहीं लिखेंगे, आपको क्या करना है, इसमें एगो जीरो बैठा देना, जिसको ओ ए कह दिए। हमेशा गैमेट्स में तोड़ने के लिए काम आपको करना है। अब इसको जब गैमेट्स में आप तोड़ोगे तो गैमेट्स में टूटेगा तो ओ हो जाएगा अलग, ए हो जाएगा अलग, तब गैमेट्स में टूटेगा। अगर नहीं देगा तो हमेशा वो बैठा देना, जिसमें भी नहीं देगा उसमें बैठा देना है। अब इसको भी गैमेट्स में तोड़ोगे तो यहां पर ए हो जाएगा और यहां पर बी हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में करना क्या मेरे भाई, क्रॉस करा दीजिए। तो इसको क्या करना है, इन दोनों के साथ कराइए, इसी को क्या करना है, इन दोनों के साथ में एक बार कराइएगा तो आपको ओ ए मिलेगा, एक बार और कराइएगा तो ओ बी मिलेगा। इसी तरीके से आप इसको भी करा दीजिए, इसको इसके साथ कराइएगा तो आपको ए ए मिलेगा, और इसको फिर इसके साथ कराइएगा तो आपको यहां पर ए बी मिलेगा। मेरे भाई आपने क्या किया था, आपने यहां पर क्या किया था, तो आपने एक्स्ट्रा ओ रखा था, फिर बाद में जो भी ओ इसमें आएगा उसको हटा देंगे। तो जो ओ रखा था आपने जबरदस्ती, उस ओ को हम फिर बाद में हटा दिए, तो जो ब्लड ग्रुप, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा
जो मेरे भाई बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा हमारा क्या होगा, कहेंगे जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा आप आसानी से बता सकते हैं इस बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं वो हमारा कितना होगा मेरे भाई, कहेंगे हमारा या तो ए होगा, देखिए यहां पर ओ खत्म हो गया, जो ओ मैंने जोड़ा था वो खत्म कर दिया, वो तो जहां जहां ओ था उसको हटा दिया, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो मेरे भाई ए बी होगा। यानी कहने का मतलब है जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा या तो ए बी होगा या तो बी होगा या तो ए होगा, इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं। तो यहां पर बोला गया कि चलो ऐसा अगर है तो बताइए रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है, नहीं हो सकता है। तो जब ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, तो ओ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो 4 ही को होगा। तो मेरे भाई ओ नहीं होगा, यानी ये नहीं हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो जिनको भी ये चीज तोड़ने के लिए नहीं आता है आप सीख लीजिए, आपके बनने चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने करा दिया है, एक ही चीज को आप बार बार अगर कर लोगे, 10 बार कर लोगे, कहानी समाप्त हो जाएगा। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित जो एमिनो एसिड टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो मेरे भाई ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है या भावात्मक, देखिए ये ऊर्जा के स्तर को तो बढ़ाता है, ये बात तो सही है, क्योंकि प्रोटीन से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ये भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई हमारे बॉडी के अंदर हम कहेंगे इफेक्ट को ये बॉडी हमारा कंट्रोल कर सकता है, ये उदासी से लड़ सकता है। यानी मेरे भाई ये भी ऑप्शंस हमारे यहां पर राइट हो गए। एक्चुअली में क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे वो आपके क्या दे रखे हैं, ये भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, ये कह रहा गलत, ये कह रहा गलत। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन पर मेरे भाई डाउट है, इसीलिए हम इसको स्टार करके छोड़ते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है जैसे कि तीनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, इस बार इसको चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है मेरे भाई, प्रक्रिया में क्या होता है, तो हम सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, प्रोसेस में दोनों चीज होगा, लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम कहते हैं इसको प्रश्वसन कहेंगे, निश्वासन कहेंगे, यानी ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और एक्सलेशन मतलब सांस को छोड़ना। तो मेरे भाई दोनों काम हमारा हो जाएगा। आगे दे रखा है कि यहां पर हमें बताना है कि दूसरे के कारण हमारा कहा गया क्या है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीत शर्करा की बात करते हैं। देखो प्रतीत शर्करा कहने का मतलब ग्लूकोज की बात कर रहा है, नहीं, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीत शर्करा अधिक मधुर होती है। स्टेटमेंट मेरे भाई असर्शन का सही है। प्रतीत शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से हम लोग प्राप्त करते हैं, ये भी हमारा सही है। तो मेरे भाई हम लोग यहां पर कहेंगे असर्शन और रीजन जो होंगे इस क्वेश्चन के दोनों हमारे करेक्ट होंगे, और असर्शन रीजन दोनों करेक्ट होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारा करेक्ट नहीं देता, तो हम लोग बी के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर, मेरे भाई किसी भी चीज को जलाना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को किसके साथ जलाना है, तो कार्बन को। तो मेरे भाई एक बात जान लीजिए कि विदाउट ऑक्सीजन का कोई भी चीज हमारा जलता नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप कार्बन को जलाते हैं ना, तो कार्बन एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि ये कार्बन है, और कार्बन को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो आपको एयर चाहिए। तब जो हमारा रिएक्शन होगा मेरे भाई, हम कहेंगे इसको कंबशन रिएक्शन कहते हैं। इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर कंबशन रिएक्शन कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि कार्बन और एयर को जलाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म कर सकता है। तो ये कब फॉर्म करेगा, ये कम, अगर पूरी तरीके से जितना इसको जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए था उतना मिल गया तो ये फॉर्म करेगा। अब जितना कार्बन है उससे कम अगर ऑक्सीजन है, नहीं जलेगा प्रॉपर, तो ये फॉर्म करेगा, ये विषैला गैस होता है। अब मेरे भाई समझना, ये कार्बन जो हमारा होता है ये फ्यूल के रूप में काम करता है। हम लोग गाड़ी में जो पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं उसमें भी कार्बन पार्टिकल्स होता है, और उसको जलने के लिए क्या चाहिए, तो एयर चाहिए। जब भी फ्यूल और एयर का कंबसन होता है, जलता है मेरे भाई, हम कहेंगे फ्यूल और एयर जब जलता है, ये जब हमारा जलता है ना, तो इसी जलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसे जलने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, तो यहां पर कंबसन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कंबसन कहते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए, तो ये हमारा दहन प्रक्रिया हो जाएगी। एक लाइन में आप जान लीजिए, क्योंकि कार्बन हमारा यहां पर एज ए फ्यूल के रूप में काम करता है। जब तत्वों के परमाणु भार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, कैसे, तो परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान थे, और संगीत को फॉलो कर रहा था मेरे भाई न्यूटन का अष्टक नियम, सब जानते होंगे। अगला, जब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, उसकी कुछ बूंद यानी कि
HCl की कुछ बूंद की उपस्थिति में जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो जो एथेनॉल या एथेनोइक अम्ल के साथ विक्रिया हमारा करता है वो क्या बनाएगा, तो एस्टर बनाता है मेरे भाई। यहां पर एस्टर का निर्माण होता है। एस्टरीफिकेशन में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करते हैं, हमारा जो इथाइल अल्कोहल होता है उसमें हम लोग सांद्र H2SO4 का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, एस्टर बनाते हैं। इसी को एस्टरीफिकेशन का प्रोसेस हम लोग कहते हैं। आगे ध्यान एक्टिनियम का, तो एक्टिनियम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, एक्टिनियम को AC से दिखाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 89 होगा, एक भी नहीं दे रखा तो कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। और एक्टिनाइट्स हमारा होता है समुद्र के पानी का अलवणीकरण की बात करते हैं। अलवण करने कहने का मतलब है मेरे भाई जिससे हम लोग क्या करते हैं, NaCl को निकाल देते हैं, नमक की मात्रा को कम कर देते हैं, उसको कहते हैं। और ऐसी तकनीक को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर आसवन विधि कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला वाष्पीकरण के प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, पानी से नमक को अलग करते हैं। समुद्र के पानी की अलवणीकरण यानी कि डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक हमारे क्या होंगे मेरे भाई, डिसैलिनेशन यानी कि आसवन विधि द्वारा ही हम लोग करते हैं। एक तो हमारा आसवन विधि होता है, एक प्रभाजी आसवन होता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तेल पेट्रोल वगैरह को अलग करते हैं। और आसवन विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, तो अलवणीकरण का प्रोसेस यूज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला, सल्फाइड के अयस्क के अतिरिक्त वायु की उपस्थिति। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी आपको होगा। सल्फाइड के जो अयस्क हैं उसको क्या करते हैं, सल्फाइड के बहुत सारे अयस्क होते हैं, उसके अयस्क को अतिरिक्त वायु, ये इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में जब मेरे भाई उसको गर्म करते हैं और गर्म करके ऑक्साइड्स में परिवर्तित करते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। मेरे भाई रोस्टिंग नाम से ही पता चलता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप गर्म करते हैं तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। तो जब कभी भी वायु की उपस्थिति बोल देगा तो उसको रोस्टिंग ही कहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला, ठोस द्रव और गैस की बात करते हैं मेरे भाई। आप जानते होंगे कि ठोस द्रव और गैस आपस में क्या होता है, ये विसरित होता है। और जब हम लोग विसरित की बात करते हैं तो विसरण हमारा क्या होता है कि डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है। आप एक बात जान लीजिए, जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, डिफ्यूजन का मतलब होता है कौन आसान, वैसे डिफ्यूजन हमारा ठोस में भी होगा, द्रव्य में भी होगा, गैस में भी क्वेश्चन पूछता है। इसलिए तो आपको लिखा गया कि विसरित होंगे, डिफ्यूजन होगा, ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में भी होगा। लेकिन किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, तो डिफ्यूजन रेट का एक फॉर्मूला आप जान लीजिए, कहानी खत्म। तो मेरे भाई ये चीज तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो नोट करके आप लिख लेना कि अगर डिफ्यूजन रेट की बात करते हैं तो ये समानुपाती हमारा वित्तकर्मानुपाती हमारा यहां पर डेंसिटी का होता है। किसका होगा मेरे भाई, तो डेंसिटी का वित्तकर्मानुपाती होता है, डेंसिटी के अंडर रूट का वित्तकर्मानुपाती होता है। तो एक बात तो पता है कि डिफ्यूजन रेट जो है हमारा वित्तकर्मानुपाती डेंसिटी का होता है। तो मेरे भाई डिफ्यूजन रेट को हम लोग विसरण की दर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग यहां पर, विसरण की दर कहते हैं। इसको हम लोग विसरण की दर कहते हैं। ये दर लगा, रेट लगा हुआ है, और ये विसरण की दर जो होती है वित्तकर्मानुपाती होगा किसका, तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर घनत्व की बात करते हैं। अब ये बताइए कि विसरण की दर किसमें ज्यादा होगी, तो विसरण की दर दोनों उल्टा है, तो जिसमें ज्यादा ये होगा उसका घनत्व क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जिसका घनत्व कम होता है वो हमेशा उड़ता है। तो आप कहिएगा सर हवा है, जैसे कि मान लेते ठोस है, द्रव और गैस है, कौन उड़ता है, कौन तैरता है, हवा तैरता है। क्योंकि हवा का घनत्व इन तीनों में से कम होगा, जिसका घनत्व कम होगा वो हमारा विसरण की दर उसमें ज्यादा होगी। तो आसानी से जो डिफ्यूज कर जाता है हमारा गैस होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, उसका डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि हमारा द्रव और ठोस की तुलना में गैस का विसरण की दर क्या होगी, तो ज्यादा होगी। तो मेरे भाई यहां पर कह सकते हैं गैस का विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कम होती है। ये तो गलत हो गया। द्रव या ठोस की तुलना में गैस का जो विसरण दर होगा वो क्या होना चाहिए, तो कहेंगे यहां पर ज्यादा होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। आगे कहता है कि द्रव का जो विसरण की दर होगी ना वो ठोस और गैस की तुलना में ज्यादा होगी। मेरे भाई तो गलत है निहायत। तो गैस का विसरण दर, ये आपके सही होंगे। जो गैस की विसरण दर की बात करते हैं ना वो द्रव और ठोस की तुलना में क्या होगी, तो कहेंगे अधिक होगी। क्योंकि गैस का घनत्व कम होता है तो हम कहेंगे उसकी विसरण दर अधिक होगी। और इस पर क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसीलिए जो लोग को यह फॉर्मूला नहीं पता होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन डेंसिटी के साथ कैसा होता है, वो जरूर चिपका लीजिएगा, जहां सोते हैं वहीं चिपका दीजिएगा। और इस पर क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है और पूछता है एग्जाम में। तो ये 39 नंबर सेट का क्वेश्चन, ये 39 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मेरे भाई, ये तो मौखिक क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं जो फ्लोरेसेंट ट्यूब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें मरकरी वेपर के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो मरकरी वेपर होता है
उसके साथ हम लोग किसको यूज करते हैं, आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और आर्गन गैस हमारा निष्क्रिय गैस होता है जो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए हम लोग आसानी से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और उस परिस्थिति में इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होंगे मेरे भाई वो हमारे राइट आंसर्स हो जाएंगे। तो आज का डिस्कशन जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है मेरे भाई, और अगले डिस्कशन का इंतजार आप लोग कल कीजिए। और आप सभी लोगों को कल 8:30 बजे रात में भी हम आपको डिस्कशन कराएंगे। लेकिन जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा ये सेशन आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम कोशिश करेंगे आप सभी लोग अगर तैयार रहिएगा, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, आपका रिजल्ट भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम तो बस एक माध्यम है, हम हमेशा कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन यहां काम क्या करना, आप कुछ भी कीजिए, आप भरपूर इंजॉय कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहला प्रायोरिटी है आपको पढ़ाई करना, आपको पहला प्रायोरिटी देना है कि अपने मेहनत के ऊपर आप मेहनत कीजिए, खूब भरदम पढ़िए, खूब भरदम मस्ती कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी अपने आप को डिप्रेस करके पढ़ाई नहीं कीजिए, एकदम भरपूर इंजॉय कीजिए, जो मन करता वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर नींद में भी रहे तो आपको ये लगे कि हमको पढ़ करके कोई काम करना है, आप कीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम आपके साथ हैं। अगर आपको थ्योरी की क्लासेस साइंस की चाहिए, अखंड ज्योति बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं, क्लासेस चल रही है। अगर आपको क्वेश्चंस की क्लासेस अगर चाहिए, मेरे द्वारा सेलेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेस चाहिए, नियुक्ति 4.0 आपका अगले वीक में हम लॉन्च करने वाले हैं, और आपके सामने में आएगा, आप वहां से भी जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस को हम यही रखेंगे मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।